एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि भगवान ने सबसे पहले हम इंसानों को बनाया और हमारे बाद विचेस को बनाया और अपनी पावर्स को इन विचेस के साथ शेयर किया और उनसे कहा तुम्हें इंसानों की मदद करनी है और उनका मार्गदर्शन करना है। विचेस इस बात के लिए मान गई और उन्होंने कसम खाई कि वो इंसानों के लिए अपनी लाइफ को जिएंगी और उनकी हर कदम पर मदद करेंगी। लेकिन अब के समय इंसानों ने विचेस को मारना और उनका नरसंहार करना शुरू कर दिया है। तभी हमें रेडिया एम्पायर के बारे में बताया जाता है जहाँ पर विचेस का शिकार करने की प्रथा को आरंभ कर दिया गया है। तभी हमें एम्पायर से मीलों दूर एक लड़के को दिखाया जाता है एंड यही हमारा मेन कैरेक्टर है। इसका नाम एडोनिस है और ये एक विच का स्टूडेंट है और इसकी मास्टर का नाम है क्लोई जो कि आइस यूजर की एक अच्छी मैजिशियन है। और क्योंकि इंसान अब विचेस को मार रहे हैं इसीलिए दोनों इंसानों से जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। अब क्लोई अपने मैप में अपनी लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी एडोनिस अपने फोन में अपनी लोकेशन को बड़ी आसानी से पता कर लेता है। लेकिन क्लोई एडोनिस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है बेवकूफ लड़के, अगर तुम अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करोगे तो उन लोगों को हमारी लोकेशन पता चल जाएगी। इस पर एडोनिस क्लोई को बताता है कि मैंने अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में कुछ छेड़छाड़ करी है जिस वजह से वो लोग हमारी लोकेशन का कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे और इसीलिए हम लोग अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्लोई उसकी बात को नहीं मानती है और उसके सर पे 2-3 मुक्के जड़ती है और उससे कहती है तुम शांति से बैठे रहो। अब एडोनिस क्लोई से पूछता है मुझे बताओ कि हम लोगों को कब तक ऐसे ही भागते रहना होगा और आखिर हम लोग भाग ही क्यों रहे हैं। क्लोई उसे बताती है क्योंकि मैं एक विच हूँ और जब तक इंसान विच को मारना बंद नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को भागते रहना होगा। एडोनिस ये बात सुनकर थोड़ा नाराज हो जाता है। क्लोई उसके कंधे पर हाथ रखती है और उससे कहती है तुम चिंता मत करो और अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। हम लोग एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर विचेस को मारा ना जाता हो और वहाँ पर हम लोग अपनी जिंदगी को अच्छे से जिएंगे और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो वहाँ पर एक स्कूल भी होगा जहाँ पर तुम पढ़ने जा पाओगे और तुम्हारे जो मन में आए तुम वो करना। लेकिन एडोनिस कहता है मुझे कोई भी स्कूल नहीं जाना, मुझे बस तुम्हारे नीचे ही पढ़ना है। तो क्लोई उससे मजे लेते हुए कहती है तो क्या तुम्हें अपने से बड़ी लड़कियाँ पसंद है। एडोनिस अपने मन में सोचता है क्लोई आखिर आप इतनी शांत कैसे हो, जो इंसान हमारे साथ करते हैं आपको उस पर गुस्सा नहीं आता और क्या हम अपने मैजिक का यूज करके सभी इंसानों को मार नहीं सकते। लेकिन तभी कुछ इंसान उन दोनों की लोकेशन ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। तभी एडोनिस अपने मैजिक का यूज करके उन्हें मारने वाला होता है लेकिन क्लोई उसको रोक देती है और अपने आइस मैजिक का यूज कर एक ही बार में सभी को जमा देती है। तभी हमें रेडिया एम्पायर के एम्परर गोते को दिखाया जाता है। गोते अपने आदमियों से कहता है क्लोई को मेरे सामने अभी के अभी लेकर आओ क्योंकि अब मैं उस विच को ज्यादा भागने नहीं दूंगा। इधर हम देखते हैं कि क्लोई ने अपने मैजिक से सभी को बर्फ में जमा रखा है लेकिन एडोनिस उस पर गुस्सा करते हुए उससे बोलता है आप मुझे कुछ करने क्यों नहीं देती हो, मैं इन कीड़े मकोड़ों को तो संभाल ही सकता हूँ और फिर मेरे मैजिक सीखने का फायदा ही क्या है जब मैं उसे यूज ही नहीं कर सकता। लेकिन क्लोई उससे कहती है कि तुम अभी भी अनएक्सपीरियंस्ड हो इसीलिए मैं तुम्हें अपने मैजिक का इस्तेमाल करने नहीं देती हूँ। लेकिन तभी एडोनिस अपने मैजिक से एक बड़ी सी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो क्लोई से कहता है भला आपका कोई स्टूडेंट आखिर अनएक्सपीरियंस्ड कैसे हो सकता है। लेकिन क्लोई उससे कहती है मुझे तुम्हारी बातों से गुस्सा आ जाएगा इसीलिए चुप रहो। लेकिन एडोनिस उससे कहता है मैं एक इंसान हूँ इसीलिए आप नहीं चाहती हो कि मैं अपनी ही जाति के लोगों को मारूं क्योंकि आप बहुत ज्यादा अच्छी हो। चाहे इंसान हमारे साथ जैसा भी करे लेकिन आप अपने इमोशन को रोक लेती हो ताकि मैं उनसे फाइट ना करूं और इसीलिए आप मुझे उन लोगों से लड़ने भी नहीं देती हो। लेकिन अब मैं और नहीं सह सकता, क्या मैं आपको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद एडोनिस रोने लग जाता है लेकिन तभी क्लोई उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। लेकिन तभी वो इंसान जो बर्फ में जमे हुए थे वो क्लोई और एडोनिस को टेलीपोर्ट करने लगते हैं और ये देखकर क्लोई भी काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ एम्पायर में हम गोते को देखते हैं जो कि अपने क्राउन को नीचे रखकर स्पीच देने लगता है। गोते बोलता है अब मैं एक एम्पायर की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह बात करूंगा। मैंने देखा है कि चाहे कितना ही बड़ा डिजास्टर आ जाए या महामारी आ जाए हमें विचेस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। हमें उनके सामने झुककर रहना पड़ता है, उन्हें रिवॉर्ड देना पड़ता है और उनसे डरना पड़ता है। लेकिन क्या हम इंसानों की बुद्धिमत्ता हमेशा उनके मैजिक के तले दबे रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम लोगों के पास इतना भी अधिकार नहीं है कि हम लोग अपनी प्रतिष्ठा के साथ जिए? बिल्कुल नहीं। आज के जमाने में हमारे अनगिनत हवाई जहाज आसमान में बिना किसी डर के हवा की तरह उड़ रहे हैं और ऑटोमेटिक ट्रेन बिना किसी दिक्कत के हमारे शहर में आ जा रही हैं और हमारे हाथों में हमारी बुद्धि का फल है ये स्मार्टफोन। और अब हमारा एम्पायर एक और नई टेक्नोलॉजी को लेकर आया है, दी गियर एक्सपेंशन। हम लोग कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है। हम बिना किसी मैजिक के नेचुरली इस दुनिया पर
कंट्रोल कर सकते हैं। और अब समय आ चुका है कि हम विचेस को मारकर उन्हें ये दिखा देंगे कि हम ही लोग सुप्रीम रूलर्स हैं। गोथे की वाइफ उससे कहती है कमाल की स्पीच थी, लेकिन तभी वहाँ पर एडोनिस और क्लोई टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। यहाँ आते ही क्लोई को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी एडोनिस और क्लोई की नजर गोथे पर पड़ती है। गोथे कहता है तुम्हारा स्वागत है। गोथे को देखकर एडोनिस अपने मैजिक का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ के गार्ड्स एडोनिस को पकड़ लेते हैं और गोथे उसको देखकर बोलता है क्या यही वो इंसानी बच्चा है जिसे तुमने बड़ा किया है? आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? लेकिन क्लोई काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है इंसानों के राजा, अगर तुम अपने लोगों की भलाई चाहते हो तो मेरे स्टूडेंट को छोड़ दो। और तभी क्लोई अपने आइस मैजिक के एब्सोल्यूट जीरो का इस्तेमाल करती है और कहती है अगर यही तुम्हारा जवाब है तो तैयार हो जाओ। एडोनिस भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान है और इसीलिए मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं तुम सब लोगों को मार दूंगी तो एडोनिस के पास घर जाने की कोई जगह बचेगी ही नहीं। और इसीलिए मैं अब तक तुम लोगों से नहीं लड़ रही थी, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लोई का मैजिक टूट जाता है और अपने मैजिक को टूटता देखकर क्लोई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। गोथे उससे कहता है तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे हमारे साइंस को कि आखिर हम लोगों ने क्या हासिल किया है। अब हमें बताया जाता है कि इंसानों ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जिसकी वजह से वो लोग विच के मैजिक को नलीफाई और सप्रेस कर सकते हैं, और इस डिवाइस का नाम है SDM2। इसके बाद गोथे क्लोई के पास जाता है और उसके कपड़ों को फाड़ देता है और उससे कहता है बिना मैजिक के तुम एक लाचार औरत के अलावा कुछ नहीं हो। और सभी इंसान बेशर्मी से क्लोई की फोटो खींचने लगते हैं। इस बात से एडोनिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुम सब लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। तभी गेथो कहता है ये छोटा सा लड़का कुछ ज्यादा ही शोर कर रहा है, इसे भी मार दो। ये देखकर क्लोई गेथो के सामने झुक जाती है और उससे कहती है इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम भले ही विचेस को मार दो, लेकिन वो तुम्हारी तरह ही एक इंसान है। मैंने उसे बचपन में ही किडनैप कर लिया था और उसे अपने नौकर की तरह पाला है, इसीलिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम उसे जाने दो। वहीं एडोनिस को पता था कि ये सारी बातें वो उसकी जान बचाने के लिए कह रही है, और इसीलिए एडोनिस अपने मैजिक का बार बार इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका मैजिक वो चाहकर भी यूज नहीं कर पा रहा था। इधर हम देखते हैं कि गेथो क्लोई के ऊपर गन तान देता है और क्लोई भी मरने के लिए तैयार हो जाती है, और मरते मरते वो एडोनिस से कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम छोटे एडोनिस को देखते हैं जो कि मरने की हालत पे था, लेकिन तभी क्लोई वहाँ पर आती है और उसकी जान बचा लेती है। और इधर हम देखते हैं कि गेथो क्लोई के सर पर गोली मार देता है और उधर खड़े सभी गार्ड्स भी अपनी गन से क्लोई के सीने को छल्ली छल्ली कर देते हैं। क्लोई को अपने सामने मरता हुआ देखकर एडोनिस को क्लोई के साथ बिताए सभी अच्छे पल याद आने लगते हैं, जिसके बाद गेथे क्लोई के सर को अपने हाथ में उठाता है और कहता है अब हमने दुनिया की सबसे ताकतवर विच को मारकर ये साबित कर दिया है कि इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर है। तभी हम एडोनिस को देखते हैं जिसके अंदर अब इंसानों के प्रति काफी ज्यादा नफरत और काफी ज्यादा गुस्सा भरा है। इसके बाद हमें 10 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक प्रिजन के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पर सभी विचेस को कैदी बनाकर रखा हुआ है और इन लोगों को सेक्स सेल की तरह यूज किया जाता है। इनमें से ही कुछ कैदी खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तभी हम यहाँ पर एक डरोका नाम की विच को देखते हैं जो कि हद से ज्यादा अच्छी थी और वो अपनी ब्रेड दूसरी विच को दे देती है। तभी उसकी दोस्त आन्ना उससे कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, अब तुम क्या खाओगी? डरोका उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा पेट वैसे भी भरा हुआ है। आन्ना उसे बताती है कि इस दुनिया में अब लड़ाई कभी भी नहीं रुकेगी और सभी लोग अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो आगे बताती है कि इंसान कहते हैं जब सारी विचें मर जाएंगी तब हम जाकर खुश होंगे। क्या सच में ऐसा होने वाला है डरोका? तभी डरोका अपनी 2 डॉल्स से अन्ना को हंसाने की कोशिश करने लगती है और वो उसे हंसा भी देती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं जो कि अपने साथ 218 नंबर की लड़की को ले जाने आए थे। लेकिन तभी डरोका देख लेती है कि 218 नंबर तो अन्ना का है और वो उससे अपनी प्लेट एक्सचेंज कर लेती है और सामने जाकर कहती है कि मैं हूँ, चलो मुझे ले जाओ। इसके बाद डरोका को इंचार्ज के सामने लाया जाता है। इंचार्ज उससे कहता है इतनी हैरानी से ना देखो, हमने तुम्हारी बॉडी को चेक किया है और तुम्हारी बॉडी लॉर्ड्स को खुश करने के लिए काफी है। दरअसल इस जगह को चलाने के लिए हमें काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है और हमें काफी ज्यादा टैक्स पेयर करना पड़ता है और इसीलिए तुम्हें भी बाकी सभी की तरह अपनी बॉडी को सर्व करना होगा। डरोका वहाँ पर कुछ विचेस को देखती है और उन्हें देखकर डरोका बोलती है ये नर्क से बदतर है। इंचार्ज कहता है कि हमने इनके ऊपर गियर एक्सपेंशन का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया है और इससे इंसानियत को काफी ज्यादा मदद मिली है आगे बढ़ने में। इसके बाद इंचार्ज डरोका की एक फोटो लेने लगता है, लेकिन डरोका इसी बात का फायदा उठाकर इंचार्ज को ही काट लेती है और उसका फोन लेकर यहाँ से भाग जाती है। डरोका उस फोन को अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर वॉइस लॉक लगा था। तभी डरोका अलग अलग वॉइस में उस फोन को खोलने की कोशिश करती है और आखिर में जब डरोका प्रिजन इंचार्ज की वॉइस में बोलती है तो फोन अनलॉक हो जाता है। इसके बाद डरोका सभी जेलों को खोल देती है और चिल्लाकर कहती है, गेट खुल चुके हैं, सभी लोग भाग जाओ। अब इधर काफी ज्यादा हड़कंप मच जाता है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और डरोका एक बड़े से गेट के सामने आकर रुक जाती है और जब वो उसको खोलकर अंदर की तरफ जाती है तो वो पाती है कि किसी खतरनाक विच को सील कर रखा है। अब वो सील टूटने लगती है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि सील ना खोले, लेकिन वो सील टूट जाती है और उस सील के अंदर काफी गुस्से से भरा हुआ एडोनिस था और वो काफी गुस्से में अपनी आँख खोलता है। खोलने के बाद एडोनिस सबसे पहले सारी वीडियो को हटाता है और खुद को पूरी तरह से आजाद करता है और वहाँ खड़े सभी गार्ड्स पर अटैक कर देता है। एडोनिस एक गार्ड का हथियार छीनकर बड़ी गंदी तरह उसके ही गले में मार देता है और इसके बाद वहाँ खड़े सभी गार्ड्स को उनके ही हथियार से काफी गंदी तरह मार देता है और इससे हमें साफ पता चलता है कि एडोनिस के मन में अभी भी इंसानों के लिए काफी ज्यादा नफरत और गुस्सा भरा है। इसके बाद एडोनिस डरोका को देखता है और उसके सर पे भी गन तान देता है और बिना कुछ बोले सीधा शूट कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो डरोका को मारता नहीं है बल्कि उसकी वीडियो को भी खोल देता है और बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव को देखते हैं। इनका नाम यामातो है और ये एनएसबी के डायरेक्टर हैं। अब जैसे ही इन्हें पता चलता है कि एडोनिस इनकी कैद से भाग निकला है, वो अपने एग्जीक्यूटिव से बोलते हैं, तुम्हें उसे पकड़ना होगा और उसे जान से मारना होगा और इसके लिए तुम चाहो तो लेवल क्लास 5 के ऊपर के वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उस एग्जीक्यूटिव का बिहेवियर बिल्कुल बच्चों जैसा है, इसीलिए वहाँ खड़ी यामातो की छोटी बहन यूकी जो कि वाइस डायरेक्टर है, वो बोलती है, अगर इसकी ऐसी ही हरकतें रही तो मैं किसी दिन इसको मार दूंगी। इस पर यामातो बोलता है, वो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही एक एग्जीक्यूटिव है। और तभी हमें पता चलता है कि ये एग्जीक्यूटिव असल में एक ह्यूमन साइबॉर्ग है। इसके बाद हमें इंटरमेंट कैंप का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ लाशें बिछी हुई थी और एडोनिस अपना हथियार यहाँ से ले जा चुका था और इस वजह से यहाँ का इंचार्ज काफी ज्यादा डरा हुआ था। तभी उसके सिक्योरिटी गार्ड उसे बता देते हैं कि उस लड़की ने आपका फोन अनलॉक कर लिया था और सभी प्रिजनर को आजाद करा दिया। लेकिन यहाँ इंचार्ज को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर उस लड़की ने उसका फोन अनलॉक कैसे किया। और तभी हमें पता चलता है कि एडोनिस का थ्रेट लेवल SS है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और हो भी क्यों ना, ये सब कुछ क्लोई की वजह से जो है। इसके बाद हम एडोनिस को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और फिर वो ब्रिटेन स्टाइल समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक बुलेट को फायर करता है। लेकिन एडोनिस के मैजिक की वजह से वो बुलेट काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाती है। और इसके बाद एडोनिस काफी गुस्से से बोलता है, अब समय आ चुका है इस दुनिया के आखिरी इंसान तक को मिटाने का। इसके बाद हम प्रिजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी विचेस को मार दिया गया था और ये सब कुछ उस एग्जीक्यूटिव साइबॉर्ग ने किया था। और अब वो वहाँ के इंचार्ज के ऊपर गन तानती है और उसे भी मार देती है। इसके बाद हम डरोका को देखते हैं जो कि एडोनिस के मचाए आतंक को देखकर बोलती है, ये सब कुछ मेरी गलती है क्योंकि मैं उसे रोक नहीं पाई। इसके बाद हम एडोनिस को देखते हैं जो कि एम्पायर में इधर उधर घूम रहा था और सोच रहा था, अगर यहाँ क्लोई होती तो वो मेरी तारीफ करने के बजाय बोलती, तुम्हारे रिवेंज लेने से मैं जिंदा थोड़ी हो जाऊंगी, तुम्हें यहाँ से निकल कर अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। मुझे भरोसा है वो यही बोलती, लेकिन अब 10 साल बीत चुके हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना टाइम बीत चुका है, मैं वो आवाज, वो चेहरा, वो सब कुछ नहीं भूल सकता। और एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, मैं भी तुमसे प्यार करता था क्लोई। जिसके बाद हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से काफी बड़ा जाइंट निकलता है जो कि एडोनिस ने ही समन किया है और वो काफी ज्यादा तबाही मचाने लगता है। तभी हम एक पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई कॉल कर बताता है कि काफी बड़ा जाइंट देखा गया है, लेकिन पुलिस वाला उसे एक प्रैंक कॉल समझकर उसे डांट कर सुना देता है। लेकिन जब वो बाहर जाकर देखता है तो वो पाता है कि सच में एक बहुत बड़ा जाइंट है और वो कॉल पर कहता है एनएसबी को जल्दी यहाँ भेजो। इसके बाद हम एडोनिस को देखते हैं जो कि उस जाइंट की मदद से काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था और उस तबाही से काफी सारे लोग तो मलबे के नीचे दबकर ही मर जा रहे थे और एडोनिस अपना बदला लेने के लिए गोथे की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद हम डायरेक्टर यामातो को देखते हैं जो कि अपने लोगों से
पूछता है क्या इसकी रिपोर्ट एम्परर तक पहुंचा दी गई है। गार्ड्स उसे बताते हैं कि क्वीन ने रिपोर्ट को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि एम्परर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। इस पर डायरेक्टर बोलता है तो इसका मतलब ये है कि अब मैं अपनी पावर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद डायरेक्टर एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स को उस जाइंट पर अटैक करने के लिए भेज देता है। तभी उसकी बहन यूकी उसे बताती है कैंप के अंदर से वो लड़का और उसका वेपन दोनों ही गायब हैं। जिसके बाद डायरेक्टर अपने लोगों से पूछता है मैजिक को सप्रेस करने वाला डिवाइस अभी कहाँ है। जिस पर गार्ड उसे बताते हैं कि वो उस डिवाइस को 10 सालों से चलाया नहीं गया है तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि वो चलेगा या नहीं। इसके बाद हम एक साथ काफी सारे टैंक्स को देखते हैं जो कि उस जाइंट पर अटैक करने के लिए आए थे और वो एक साथ अटैक करते भी हैं, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं था क्योंकि उनका अटैक उस जाइंट के आसपास भी नहीं जा पा रहा था। तभी एडोनिस अपने जाइंट से एक बिल्डिंग पर पंच मरवाता है जिसके मलबे से ही वो सारे टैंक तबाह हो जाते हैं। इसी बीच हमें ये बताया जाता है कि ये 10 साल एडोनिस के लिए बर्बाद नहीं गए थे। उसने अपने मन में ही इतनी रिसर्च कर ली थी कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। ब्राइटन स्टाइल मैजिक सीखने के लिए मैजिक के अर्थ को समझना होगा और उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना होगा, वो भी एक खास तरीके के क्विल के साथ जो कि एडोनिस का हथियार है। और बिना एक महान टीचर के ये सब कुछ करना नामुमकिन है, लेकिन एडोनिस के पास पहले से ही क्लोई थी और एडोनिस के लिए ये लोग और 10 साल पहले के लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं है। उन लोगों ने अपने पर्पस के लिए क्लोई को मारा और इन लोगों ने उसी गिल्ड का फायदा उठाया, इसीलिए एडोनिस के लिए इन लोगों के बीच में कोई फर्क नहीं है। इसके बाद एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल कर 2 मशीन गन्स को समन कर लेता है और जितने भी लोग उसे दिखते हैं वो बेरहम होकर उन सब पर फायर कर देता है और बड़ी गंदी तरह मार देता है। और एडोनिस मुस्कुराते हुए कहता है आँख के बदले आँख और कुछ नहीं। इसके बाद एडोनिस खुशी के मारे रोने लग जाता है और बोलता है ये क्या है, मुझे आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, कितना सुंदर नजारा है। तभी वो एग्जीक्यूटिव एनएसबी को एडोनिस की लोकेशन बता देती है, जिसके बाद एयरफोर्स एडोनिस पर मिसाइल से अटैक करती है। इस अटैक से जाइंट को डैमेज पहुंचता है और एडोनिस भी नीचे गिर जाता है। वहीं हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसकी मॉम मर चुकी थी और उसके ऊपर एक बिल्डिंग गिरने वाली थी, लेकिन तभी डोराको उसे बचा लेती है। इसके बाद डोराका उस बच्चे को किसी के पास छोड़कर एडोनिस को रोकने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम एडोनिस को देखते हैं जो कि जमीन पे पड़ा हुआ था और वो बोलता है मेरी बॉडी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसके बाद हम एम्परर गोथे को देखते हैं जो कि बीमार पड़ा हुआ था और उसकी वाइफ उससे बोलती है लेटे रहो, एम्पायर अभी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद गोथे खांसने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और हमें पता चलता है कि गोथे को कभी ना ठीक होने वाली बीमारी हुई है और वो बोलता है गॉड, क्या ये कोई कर्स है जो आपने मुझे दिया है, इसलिए क्योंकि मैंने सभी विचेस को मार दिया, लेकिन मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। ये सब कुछ हमने इसीलिए किया ताकि हम प्रोग्रेस कर सके। विचेस जब तक यहाँ रहती हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि इंसानों को मैजिक की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेले ही प्रोग्रेस करेंगे और स्ट्रॉन्ग बनते रहेंगे। इधर हम एडोनिस को देखते हैं जो कि फोर्स को लगभग खत्म ही कर चुका था और एक गार्ड को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर डोराका आ जाती है और उसे रुकने को बोलती है। डोराका बोलती है क्या तुम इतने सारे लोगों को मारने के बावजूद थके नहीं हो? मैं अब और मासूम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती। मासूम लोग सुनते ही एडोनिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में गार्ड को बड़ी गंदी तरह मार देता है। इसके बाद एडोनिस डोराका के पास बढ़ने लगता है और उससे बोलता है मैं इतना कंफ्यूज कैसे हो सकता हूँ? चाहे भले तुमने मेरी जान बचाई हो, लेकिन सभी इंसान मेरे दुश्मन हैं। डोराका उससे कहती है क्लोई ऐसा नहीं चाहती थी, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थी। क्लोई का नाम सुनते ही एडोनिस डोराका का गला पकड़ लेता है और उससे बोलता है अपने गंदे मुंह से क्लोई का नाम मत लो और तुम मेरे रास्ते के बीच में आ ही क्यों रही हो? तुम्हारी बातों से लगता है तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो, वो हमेशा ही गलत तरीके से लड़ते हैं। अगर उस दिन इंसानों ने उस गंदी ट्रिक का इस्तेमाल ना किया होता तो क्लोई कभी मरती ही नहीं। इस पे डोराका बोलती है एडोनिस यही तुम्हारा नाम है ना जिसको कि एक महान विच ने दिया था? और वो बताती है कि मैं भी एक विच हूँ, लेकिन इस बात से एडोनिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाते हुए उससे बोलता है अगर तुम एक विच हो तो उस दिन क्लोई को बचाने क्यों नहीं आई? डोराका उससे माफी मांगती है और उससे कहती है हम सब बस भागने में लगे हुए थे। वो आगे कहती है पर
क्लोई अभी भी जिंदा हो सकती है, लेकिन एडोनिस उसको जमीन में पटक देता है। डोरोका आगे बोलती है, लेकिन एडोनिस बोलता है अब उसका और भी ज्यादा मजाक ना उड़ाओ, और वो अपने मैजिक से एक सोर्ड को समन कर लेता है और डोरोका के गले पर रख कर बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा, और जो भी क्लोई के बारे में कुछ भी कहेगा मैं उन सबको मार दूंगा। डोरोका उसे समझाती है कि मैं क्लोई को वापस जिंदा कर सकती हूँ, बस हमें तुम्हारी मेमोरीज की जरूरत है, लेकिन एडोनिस को सुनने को तैयार ही नहीं था। एडोनिस के ना मानने पर डोरोका उससे कहती है ठीक है तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं काफी खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली। लेकिन इससे एडोनिस को क्लोई की याद आ जाती है और वो रोते हुए बोलता है क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे क्लोई वापस आ सकती है? डोरोका खड़े होकर बोलती है हाँ, और वो एडोनिस की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है अब तुम और अकेले नहीं हो। लेकिन तभी एक गोली सीधा आकर डोरोका को लगती है और उसकी जान चली जाती है। एडोनिस के सामने बिल्कुल क्लोई की ही तरह डोरोका भी मारी गई, और यहाँ हमें पता चलता है कि ये गोली उसी ह्यूमन साइबोर एग्जीक्यूटर ने मारी है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हर तरफ आग लगी होती है और हर तरफ तबाही मच रही होती है। तभी वहाँ पर डोरोका आकर गिर जाती है और उधर हर जगह इंसान विचेस को मार रहे होते हैं, और ये देखकर डोरोका काफी ज्यादा डर जाती है। तभी कोई डोरोका को पीछे से पकड़ लेता है और डोरोका उसे मिया कहकर बुलाती है। डोरोका उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वो लड़की उसे बताती है कि मुझे भी नहीं पता, अचानक से ह्यूमंस ने यहाँ पर अटैक करना चालू कर दिया। डोरोका बोलती है आखिर ऐसा क्यों? हमने तो ह्यूमंस के साथ समझौता कर लिया था, लास्ट टाइम हम सिटी में भी गए थे मिस्टर टॉम की इलनेस को ठीक करने। चलो अपने मैजिक का यूज कर इन सबको यहाँ से भगा देते हैं। मिया उसे बताती है हम सब अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रहे। मिया उससे बोलती है तुम्हें यहाँ से भागना होगा और मैडम ओलिविया को ये बताना होगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। डोरोका उससे बोलती है तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन वो मना कर देती है। फिर मिया उसे एक डॉल देकर कहती है तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम ये कर सकती हो डोरोका, और वो डोरोका को समझाकर यहाँ से भगा देती है। तभी फोर्स आकर मिया को मार देती है, और अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि डोरोका काफी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी हुई है और एडोनिस उसके पास ही है। एडोनिस उसे अपनी गोद में ले लेता है और डोरोका उससे बोलती है मुझे माफ कर दो। एडोनिस उससे कहता है प्लीज मरो मत, मुझे ये बताओ कि हम क्लोई को वापस कैसे ला सकते हैं। डोरोका बोलती है हम विचेस, और इतना बोलते ही काफी सारी गोलियां चलने लगती हैं और एडोनिस डोरोका से दूर हो जाता है और सारी फोर्स एडोनिस को घेर लेती है। एडोनिस बोलता है तुम विच मरो मत, मुझसे मजाक मत करो, मुझे बताओ कि मैं क्लोई को कैसे जिंदा कर सकता हूँ। सभी सोल्जर और एग्जीक्यूटिव्स को लगता है कि ये मिशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एडोनिस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एडोनिस के गुस्से को देखकर फोर्स उसके ऊपर गोलियां चलाने लगती हैं, लेकिन एडोनिस अपने मैजिक से एक शील्ड बना लेता है और ये मैजिकल शील्ड एडोनिस को बचाने के साथ साथ ही गोली को मैनिपुलेट कर उल्टा फोर्स पे ही फायर कर देती है। ये देखकर डायरेक्टर यामातो को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो एग्जीक्यूटिव जिसने डोरोका को मारा था वो अपनी स्नाइपर लेकर एडोनिस के ऊपर एम कर देता है और फायर कर देता है। क्योंकि स्नाइपर काफी दूर से चली थी इसीलिए काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन इस बुलेट से एडोनिस को कुछ नहीं होता और वो बुलेट एडोनिस के सामने आकर रुकती है बिकॉज ऑफ हिज मैजिक। इसके बाद एडोनिस अपने मैजिक का यूज कर उस बुलेट को काफी बड़ी बना देता है और उस बुलेट से उसी एग्जीक्यूटिव के ऊपर फायर कर देता है और ये बुलेट एग्जीक्यूटिव के आधे शरीर को ही उड़ा देती है। फिर एडोनिस बोलता है तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे मार पाओगे, तुम मैजिक को हरा पाओगे। क्लोई को मारने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। डायरेक्टर यामातो भी एडोनिस को अपनी बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं और इस धमकी को सुन रहे होते हैं और बोलते हैं हरी अप यूकी, जल्दी करो। और तब हम देखते हैं कि यूकी उसी डिवाइस के पास आई है जिनकी मदद से इन लोगों ने विचेस को हराया था। यूकी सोचती है अगर हमने इसे स्टार्ट कर दिया तो हम एडोनिस को हरा देंगे और फिर मेरे ब्रदर मेरी तारीफ करेंगे। ये सब यूकी सोच ही रही होती है कि तभी यहाँ पर नेशनल साइंस एजेंसी के कुछ मेंबर आ जाते हैं और उनमें से एक लेडी बोलती है यूकी तुम काफी बड़ी और काफी स्ट्रांग हो चुकी हो, लेकिन मैं ये मशीन तुम्हें ऑन ही नहीं करने दूंगी। यूकी इस पर पूछती भी है आखिर क्यों, मुझे इसके लिए कोई अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दो। और ऐसा बोलकर यूकी डायरेक्टर यामातो को कॉल कर देती है, लेकिन इस कॉल पर वही साइंस एजेंसी वाली लेडी बात करती है। अब लेडी बोलती है मैं तुम्हें इस डिवाइस को ऑन करने नहीं दूंगी, जिस पर
यामातो पूछता भी है आखिर क्यों। लेडी बताती है तुम्हें याद है कुछ समय पहले एक डिजीज फैली थी जिसका नाम था डिफेक्शन ऑफ डिजीज। यामातो बोलता है हाँ ये वही डिजीज है ना जो आज से 10 साल पहले उन सोल्जर्स को हुई थी जो विचेस को मारने गए थे। आखिर आप कहना क्या चाहती हो। तो लेडी उसे बताती है इस डिवाइस को ऑन करने से यही डिजीज फैलता है और ये बात हमने एम्पायर के सभी लोगों से छुपाई। ये डिजीज सेल्स को मार देता है जिसकी वजह से इंसान की भी मौत हो जाती है। ये डिवाइस हमने विचेस को मारने के लिए बनाया था और अभी उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है तो हम इसे ऑन नहीं करेंगे क्योंकि अगर ये ऑन हुआ तो इसका रेडिएशन हवा में फैल जाएगा। यामातो बोलता है आखिर आप ये क्या कह रही हो। तो वो लेडी बोलती है तुम्हें याद है ना इस डिवाइस के सामने जो खड़ा था ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए उसका क्या हाल हुआ। और यामातो काफी हैरानी से बोलता है कहीं आपका इशारा किंग की तरफ तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ एडोनिस अपना मौत का तांडव चालू रखता है और सभी सोल्जर्स को मार रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ यूकी भागती है डिवाइस को ऑन करने के लिए और वो लेडी उसके पीछे भागती है उसे रोकने के लिए। यूकी सीधा उस जगह पहुंच जाती है जहां से मशीन एक्टिवेट होगी और उसे एक्टिवेट करने लगती है और यूकी उस लेडी की बिना बातों को सुने उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है। इसके एक्टिवेट होते ही दूसरी तरफ एडोनिस का मैजिक खत्म हो जाता है। ये देख यामातो वापस से उस लेडी को कॉल करता है और पूछता है आखिर क्या हुआ। और तब हम देखते हैं कि यूकी काफी ज्यादा जख्मी हालत में वहाँ पर होती है और वो लेडी मरते मरते बचती है। लेडी के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड बह रहा होता है लेकिन तब भी वो बोलती है नथिंग। और हम देखते हैं कि उस लेडी ने डिवाइस को एक्टिवेट होते ही बंद कर दिया। लेडी बोलती है तुम्हारी जो ड्यूटी है वो करो यामातो, उसे खत्म कर दो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सारी फोर्स मिलकर एडोनिस पर अटैक करने के लिए पहुंच जाती है और एडोनिस भागकर अपने क्वील को उठाने जाता है। तभी फोर्स में से एक सोल्जर आगे आकर बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी सिटी को डिस्ट्रॉय करने की। तभी वहाँ पर एक बिल्डिंग टूटकर उन लोगों के बीच में गिर जाती है। बिल्डिंग की एक तरफ सारी फोर्स होती है और दूसरी तरफ एडोनिस के साथ वो सोल्जर। अब वो सोल्जर अपनी गन में से एक ब्लेड निकालता है जिसे देख एडोनिस सोचता है क्या मैं मरने वाला हूँ, क्या यही मेरी मौत है। तो फाइनली अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और वो अपना गला आगे कर देता है। तभी वो सोल्जर अपनी ब्लेड से उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पूरी फोर्स उस सोल्जर की चिंता कर रही होती है। तभी वो सोल्जर एडोनिस की मुंडी को हाथ में लेकर आती है और पूरी फोर्स को उसकी मुंडी दिखाते हुए कहती है मैंने कर दिया। एडोनिस के कटे गले को देखकर उन सोल्जर्स के साथ पूरा नेशन खुश हो जाता है जिसके तुरंत बाद ही वो एम्पायर में हुए डैमेज को रिकवर करने लगते हैं और बचे हुए इंसानों को हॉस्पिटल पहुंचाने लगते हैं। और वहीं हम एडोनिस के कटे धड़ को देखते हैं। यामातो उस सोल्जर को देखकर बोलता है ये काफी यंग है, लगता है इसने न्यू ज्वाइन किया है। और तभी वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है जाकर यूकी को चेक करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूकी और वो लेडी काफी जख्मी हालत में है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तभी हमें सबके पीछे नरेली एक आवाज आती है हमने एक ह्यूमन को पाला 10 साल तक। वो बच्चा जो क्लोई के साथ था हमने उसे 10 साल तक अपने प्रिजन में पाला और उसने इंसान होते हुए भी काफी सारे इंसानों को मार दिया। लेकिन अब तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि आखिर कैसे वो एक इंसान होकर मैजिक का यूज कर पा रहा है। लेकिन मुझे अब खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने 10 साल पहले ही उस बच्चे को क्यों नहीं मार दिया। और हम देखते हैं कि ये भाषण गोथे दे रहा होता है। लेकिन अब मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि अब आप सब सेफ हैं और ऐसा दोबारा कभी जीवन में नहीं होगा। हमारी साइंस की ताकत के आगे कोई भी एविल या कोई भी विच नहीं जीत सकता। एंड वो कॉन्टिन्यूसली भाषण दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की इस भाषण को अपने फोन में देख रही है। वो लड़की स्कूल में होती है। तभी टीचर सामने से बोलता है अब ये सब खत्म हुआ, कल से तुम्हारे एग्जाम है। तभी एक लड़का सवाल पूछता है टीचर अगर वो लड़का एक इंसान है तो विचेस की साइड से क्यों लड़ रहा है। टीचर बोलता है किसे पता क्या उसका ब्रेन वॉश हुआ हो। और इसके बाद पीरियड ऑफ हो जाता है। इसके बाद ये लड़की अपने डेस्क पे हेड डाउन कर बैठी होती है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उससे बोलती है मैंने देखा एरी जो तुमने किया। एरी बोलती है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो। और इसके बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़की एक ग्रे यार्ड में जाती है और बोलती है आप सबका काम ही है हमें बचाना एंड प्लीज मुझे माफ करना ताकुमा। एंड तब हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की ने आखिर क्या किया है। जब इसका दोस्त मलबे के नीचे दबा हुआ था तभी लड़की वहाँ से भाग गई थी जिसके बाद वो मर गया। इसके बाद ये लड़की अपने फोन में एडोनिस की फोटोज देखने लगती है और बोलती है लगता है मुझे नया बॉयफ्रेंड मिल गया और ये तो काफी ज्यादा हॉट है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है ये तो बुरा है, जिससे वो लड़की थोड़ा डर जाती है और वो आदमी बोलता है मुझे माफ करना मैंने तुम्हें डरा दिया। वो
लड़की देखती है कि ये तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, इसीलिए वो एडोनिस की फोटोज को डिलीट करने लगती है। तो वो आदमी बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो लड़की उससे माफी मांग कर यहाँ से भाग जाती है। इस आदमी का नाम ओइजी है और ये कॉल पर बात करते हुए बोलता है एक हाई स्कूल की लड़की यहाँ से भाग रही है, तुम उसे पकड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होगा, या तो नेशन उसे मार देगा या इम्प्रूवमेंट देगा। और तब हमें पता चलता है कि ये कोई मामूली गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, ये नेशनल एजेंसी इंटेलिजेंस का डायरेक्टर है और इसका नाम ओजी गॉर्जियस है। वहीं दूसरी तरफ जिस लड़की से ये बात कर रहा होता है वो बोलती है प्लीज आप मेरा कॉल पहले उठा ले कीजिए, और हमें पता चलता है कि ये लड़की नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ डायरेक्टर है जिसका नाम चार्मिक है और ये एक बहुत बड़े पीसी के ऊपर कुछ तो रिसर्च कर रही है। अब चार्मिक बोलती है ये बॉडी नकली है, एडोनिस की बॉडी नकली है, और हम एडोनिस के शरीर को देखते हैं। तभी एडोनिस अपनी आंख खोलता है। हम यूनिवर्स को देखते हैं जिसके तुरंत बाद हम एडोनिस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। एडोनिस के अगल बगल काफी सारी नर्सेस होती हैं जो कि बोलती हैं इसका टेम्परेचर अब गिरता जा रहा है, ऐसे तो ये मर जाएगा, एक इंसान इतना दर्द नहीं सह सकता। तभी यहाँ पर मैडम ओफिलिया आती है और बोलती है तुम हिम्मत रखो। इसके बाद वो अपने मैजिक से एडोनिस को उसकी सारी यादें दे देती हैं। इसके बाद हमें एडोनिस की फेक डेथ को दिखाया जाता है कि कैसे उसने धोखा दिया था। वो उसकी आंखें खुलती है और वो अपनी आंखों के सामने अपना एक कटा सर पाता है और वहीं वो उस सोल्जर को पाता है जिसने उसका सर काटा था। वो बताती है मैंने डेथ कैंसिल मैजिक का इस्तेमाल किया जिस वजह से तुम अभी तक जिंदा हो और ये तुम्हारी नकली बॉडी है, डुप्लीकेट बॉडी है। ये सुनकर एडोनिस काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो सोल्जर अपना नाम एना बताती है, जिसके बाद वो एडोनिस को मैडम ओफिलिया के पास भेज देती है और इस तरह एडोनिस की फेक डेथ को दिखाया गया, जिस वजह से मेरे साथ साथ आप लोग भी कंफ्यूज हो गए और हमें लगा कि एडोनिस मर चुका है। अब एडोनिस काफी ज्यादा तड़पने लगता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बेड से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर मैडम ओफिलिया उसे गले लगाते हुए कहती है तुम्हारा शुक्रिया हमारे लिए लड़ने के लिए। एडोनिस पूछता है आखिर तुम कौन हो? तो मैडम ओफिलिया उसे बताती है ये जो तुम देख रहे हो ये विचेस का नेशन है। अब एडोनिस को व्हील चेयर पर बैठाकर यहाँ का टूर कराया जाता है। एडोनिस पाता है कि यहाँ की विचेस तो बहुत ज्यादा खुश हैं और अपनी लाइफ को आराम से जी रही हैं। इसके बाद एडोनिस को मैडम ओलिविया के सामने ले जाया जाता है। एडोनिस बोलता है मुझे नीचे उतारो, मैं अब चल सकता हूँ। लेकिन मैडम ओलिविया मना करते हुए कहती है ऐसा मत करो, तुम्हें यहाँ बड़ी मुश्किल से लाया गया है, तुम्हारा शरीर यहाँ के लिए नहीं बना है, इस सैल लैंड के लिए तुम्हारा शरीर नहीं बना है। तभी यहाँ पर कुछ विचेस आती हैं और मैडम ओलिविया को कुछ फ्रूट्स देती हैं। एडोनिस पूछता है आखिर मैं यहाँ कैसे आया, जिसके रिप्लाई में मैडम ओलिविया बताती है मैंने तुम्हें यहाँ इनवाइट किया है। क्लोई सच में काफी ज्यादा अच्छी थी। तो एडोनिस पूछता है क्या तुम उसे जानती हो? तो मैडम ओलिविया बोलती है ऑफ कोर्स, यहाँ पर सब उसे जानती हैं, ऐसी कोई विच नहीं जो क्लोई को ना जानती हो। वो काफी स्मार्ट, काफी स्ट्रॉन्ग एंड काफी चेयरफुल थी और आखिर में सबसे जरूरी वो काफी ज्यादा काइंड थी। भले ही क्लोई आइस मैजिक का इस्तेमाल करती थी लेकिन वो एक सूरज की तरह चमकती थी। पर क्लोई विच नेशन में नहीं रह पाई, जिस पर एडोनिस बोलता है आप कहना चाहते हैं कि आपने उसे निकाला एक ह्यूमन चाइल्ड को मैजिक सिखाने के लिए, जिस पर ओलिविया बोलती है क्या क्लोई ने तुम्हें ये बताया है? एडोनिस बोलता है नहीं, मैं खुद ही सब कुछ समझ गया, आखिर इतने टाइम तक जो मैं क्लोई के साथ रहा हूँ। मैडम ओलिविया बोलती है मैजिक हमारे लिए हमारी जान से भी बढ़कर है, ये हमारे और गॉड के बीच का एक डेकोरेशन है जो हमें मिला है मानवता को अच्छाई से भरने के लिए। मैजिक मानव के लिए नहीं बना है लेकिन क्लोई ने तुम्हें सिखाया और वो तुम्हें ले आई। हम सब ने उससे कहा था कि वो तुम्हें छोड़ दे लेकिन उसका हमेशा से एक ही जवाब था मुझे माफ करना। एडोनिस बोलता है क्या आपका क्लोई को याद करना हो गया? मैडम ओलिविया बोलती है मुझे माफ करना। इसके बाद मैडम ओलिविया एडोनिस को उसका क्विल दिखाती है। क्विल को आगे लेने के लिए जैसे ही एडोनिस बढ़ता है वो नीचे गिर जाता है और उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं होती। मैडम ओलिविया क्विल को एडोनिस को देते हुए बोलती है ये सच में एक मास्टरपीस है क्योंकि इसके अंदर ड्रैगन की आंखें लगी हुई है। ये क्विल तुम्हारे लिए क्लोई ने बनाया था ना? एडोनिस बोलता है हाँ, और कौन बनाएगा? एडोनिस बोलता है मैडम ओलिविया यही है ना तुम्हारा नाम? क्या सच में क्लोई वापस आ सकती है? जिसके रिप्लाई में मैडम ओलिविया बोलती है हम विचेस झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर एडोनिस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो जैसे ही ऊपर देखता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो अर्थ से काफी ज्यादा दूर था। एडोनिस बोलता है आखिर ये क्या है? मैडम ओलिविया बताती है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमंस की रीच कभी नहीं आ सकती। ये एक सेलेस्टियल जगह है जहाँ पर ह्यूमंस नहीं आ सकते और यही विचेस का नया नेशन है और इसका नाम है लूना मिलिया। इसके बाद एडोनिस स्पेस सूट पहनकर मैडम ओलिविया के साथ पृथ्वी की तरफ देख रहा होता है। मैडम ओलिविया बोलती है ह्यूमंस ने साइंस में सच में काफी ज्यादा तरक्की कर ली है।
लेकिन गॉड की वजह से हम बच गए। इसके बाद वो एडोनिस को विचेस की काफी सारी कब्र दिखाती हैं और बोलती हैं ये सभी विचेस ह्यूमंस के द्वारा मारी गई। इसके बाद मैडम ओलिफिया एडोनिस को एक बड़े से पेड़ के पास ले जाती है जिसका नाम होता है मीटो, और वो बोलती है ये पेड़ विचेस को क्रिएट करता है, उन्हें बॉर्न करता है। एडोनिस बोलता है ये पेड़ मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्लोई को अपने पास्ट के बारे में बताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैडम ओलिफिया बताती है विचेस यूनिसेक्स होती हैं क्योंकि हमारे पास हमारा कोई पार्टनर नहीं होता और हम इसी पेड़ से जन्म लेते हैं किसी फल की तरह। मैडम ओलिफिया बताती है सिर्फ यही एक मीटो ट्री बचा है क्योंकि ह्यूमंस ने बाकी सारी ट्रीज को जला दिया था। बस यही आखिरी ट्री है जो विचेस को प्रोड्यूस करता है। ये सुनकर एडोनिस बोलता है प्रोड्यूस विचेस, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि इस पेड़ से ही क्लोई रीजनरेट होगी। इसके बाद एडोनिस पेड़ की तरफ देखता है और वो एक विच को देखता है जो कि जन्म लेने वाली थी और वो बोलता है क्या ये क्लोई है? मैडम ओलिफिया बोलती है नहीं नहीं, क्लोई को जिंदा करने के लिए एडोनिस तुम्हारी ताकत की जरूरत पड़ेगी। एडोनिस पूछता है आपका मतलब? इस पे मैडम ओलिफिया उसे बताती है मैजिक फोर्स करता है तुम्हारी सोच को इस मटेरियल वर्ल्ड में फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए। जो तुम अपने क्विल का इस्तेमाल करते हो उसमें तुम अपनी सोच की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को फिजिकल फॉर्म में लाते हो। ये सब कुछ तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है। मैडम ओलिफिया आगे बोलती है मेमोरीज वो अपने आप में ही एक दुनिया होती हैं। अगर तुम अपनी सारी मेमोरीज को जो तुमने क्लोई के साथ बिताई हैं अपने मैजिक की मदद से इस ट्री में भर दोगे तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब तक तो तुम समझ ही गए होगे। एडोनिस असल में तुम ही वो चाबी हो जो क्लोई को वापस ला सकती है। इसके बाद मैडम ओलिफिया यहाँ से जाते हुए बोलती है जब तुम पूरी तरह से तैयार हो तो हमें बता देना, हम क्लोई को जिंदा करने की सेरेमनी को स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद एडोनिस जमीन पर लेटकर सोच रहा होता है तो मेरे मैजिक से क्लोई वापस आ सकती है। तभी यहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसने एडोनिस को बचाया था। एडोनिस बोलता है तुम तो वही हो ना जिसने मेरे ऊपर डुप्लीकेट मैजिक कास्ट किया था। वो बोलती है तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? एडोनिस बोलता है क्या कहूँ, थैंक यू। वो बोलती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है तुम्हारे लिए ढरोका ने अपनी जान दे दी? इस पर एडोनिस बोलता है इट्स नॉट माई प्रॉब्लम और ये सब तुम्हारा ही प्लान था और अब तुम मुझ पर गुस्सा उतार रही हो। वो लड़की बोलती है तुम सारे ह्यूमंस एक जैसे ही होते हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी मास्टर को जिंदा कर सकते हो लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारे लिए आखिर जान क्यों देंगे। एडोनिस बोलता है तुम चुप रहो, मुझे पता है आखिर तुम सब ये क्यों कर रहे हो, तुम सभी क्लोई का यूज करना चाहते हो, मैं इतना भी भोला नहीं हूँ। वो लड़की बोलती है यूज, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तभी हमें एडोनिस के प्रोस्पेक्टिव से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डोरोका उसके बाहों में होती है और बोलती है सारी विचेस क्लोई को जिंदा करके उसका यूज करने का प्लान कर रही हैं। जैसे ही तुम क्लोई को वापस जिंदा करोगे उसे उस नेशन से लेकर भाग जाना, बहुत दूर भाग जाना। अब एडोनिस बोलता है तुम सारी विचेस यहाँ पर आराम से सांस ले सकती हो तो फिर यहाँ पर फूल पत्ती उगाने का क्या मतलब है? ये जगह ह्यूमंस के लिए एक जेल की तरह है। तुम लोगों ने ह्यूमंस को किडनैप कर रखा है और तुम लोग उनको राइटिंग समथिंग मैजिक सिखा रही हो ताकि तुम्हारी फोर्स और बड़ी हो सके। और वो क्विल, वो कलम, वो सिर्फ क्लोई बना सकती है और इसीलिए तुम उसे जिंदा करना चाहती हो। अब वो लड़की एडोनिस से बोलती है तो तुम इस नॉलेज का अब क्या करोगे? और रोते हुए बोलती है प्लीज हमारी मदद करो। एडोनिस बोलता है जब क्लोई जिंदा होगी अगर उसने तुम लोगों को एक्सेप्ट किया तो ठीक है, लेकिन अगर उसने तुम लोगों को रिजेक्ट किया तो तुम लोग भी मेरे दुश्मन बन जाओगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लोई को जिंदा करने की सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। मैडम ओलिफिया बोलती है तुम यहाँ पर हमारी विल की वजह से आए हो और अब तुम्हारा काम है क्लोई को जिंदा करना। एडोनिस बोलता है हाँ। इसके बाद एडोनिस अपने समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक स्पेल कास्ट करता है नॉस्टैल्जिक्स मेमोरी, जिसके बाद एडोनिस अपने मैजिक की मदद से अपनी सारी यादों को उस पेड़ के अंदर डाल रहा होता है और एडोनिस की सारी यादें उस पेड़ में उस ककून के अंदर जाती है जहाँ पर एक विच जन्म लेने वाली थी। एडोनिस याद करता है कि कैसे क्लोई उसे तारों के बारे में बताया करती थी और एक बार कैसे उसने क्लोई के जख्मों को देखा था। एडोनिस बोलता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता क्लोई। अब वो ककून जिसके अंदर एडोनिस की सारी यादें जा रही थी वो चमकने लगता है और उसके अंदर से आवाज आती है तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद ककून टूटता है और विच बाहर आती है, लेकिन ये क्लोई नहीं थी बल्कि डोराका थी। और एडोनिस बोलता है आई लव यू क्लोई, लेकिन मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से वो सब फील करो जो तुमने पहले किया था। और क्लोई तुम इस घटिया सी दुनिया में रहना डिजर्व नहीं करती। और तब हमें पता चलता है कि एडोनिस ने मैजिक को रिवर्स कर दिया था और अब उसने नेस्टोलिक मेमोरीज रिप्लेस का
इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से डरोका जिंदा हो गई। वहीं मैडम ओलिविया ये समझ जाती है कि एडोनिस ने स्पेल के अंदर कुछ छेड़छाड़ करी है। डरोका सीधा एडोनिस की बाहों में आकर गिरती है। एडोनिस बोलता है, मैंने तुम्हें जिंदा इसीलिए किया है क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर एक एहसान था। अब डरोका अपनी आँख खोलती है और वो अपने सामने एडोनिस को पाती है और पूछती है, आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और क्या हम विचेस के नेशन में हैं? लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसने कपड़े नहीं पहने और वो एडोनिस से दूर जाकर उससे माफी मांगने लगती है। तभी एडोनिस उसे कुछ कपड़े दे देता है और बोलता है, तुमने मुझे उस दिन बचाया था और मैंने तुम्हें आज बचाया है, तो हमारा कर्ज बराबर हुआ और प्लीज अपना मुंह बंद रखो। अब डरोका बोलती है, आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और क्लोई आखिर उसका क्या हुआ? तभी मैडम ओलिविया एडोनिस से बोलती है, एडोनिस आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमने तुम्हें बचाया और तुम्हारे लिए ही क्लोई को जिंदा कर रहे थे, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं, उन्हें अपने मास्टर्स की कदर नहीं होती। इस पर एडोनिस बोलता है, तुम सारी विचेस अपना मुंह बंद रखो। और ये देखकर सारी विचेस भड़क जाती है कि आखिर वो मैडम ओलिविया के सामने ऐसा कैसे बोल सकता है। तभी मैडम ओलिविया हंसते हुए बोलती है, तुम सारे इंसान एक जैसे ही होते हो, और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने ही वाली होती है। लेकिन तभी उसके अगल बगल एक अजीब सा ही स्पेल कास्ट हो रहा होता है जो कि एडोनिस ने ही किया था। मैडम ओलिविया बोलती है, एडोनिस कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं? तभी एडोनिस बोलता है, हाँ मैं काफी टाइम से कैदी रहा हूँ और अब मैं इंसानों को मारना चाहता हूँ, तो ये काम तुम मुझे ही करने दो। और वो अपने शरीर के अंदर से एक चिप निकालता है और उसे तोड़ देता है और एक काफी बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से मिट्रो ट्री पूरी तरह से जल चुका था और इसका मतलब ये था कि अब परियां और पैदा नहीं हो सकती। तभी यहाँ पर हम एक अजीब से सूट वाले आदमी को देखते हैं जो कि बोलता है, यहाँ पर एक ट्री था, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। तभी हमें पता चलता है कि असल में ये कोई और नहीं डायरेक्टर यमातो है और वो बोलता है, तो सारी विचेस यहाँ आकर छुपी हैं, लेकिन अब तुम सब फंस चुके हो। तभी एडोनिस बोलता है, आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो जबकि तुम्हें इनवाइट भी मैंने ही किया है। तभी एक विच बीच में से बोलती है, मैडम ओलिविया आप चिंता मत कीजिए। जिसके बाद वो अपने वाटर स्टाइल मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और मिट्रेट्री की आग को बुझ जाने लगती है। लेकिन तभी एक सोल्जर उसके सर को बीच में से ही काट देता है और ये देखकर सारी विचेस काफी ज्यादा डर जाती हैं। लेकिन तभी मैडम ओलिविया के ऑर्डर पे सभी विचेस आयरन सूट पहन लेती हैं और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। यहाँ यमातो सीधा एडोनिस पर अटैक कर देता है जिससे एडोनिस थोड़ा जख्मी हो जाता है, लेकिन एडोनिस यमातो की गन को ले लेता है और उस गन से शूट करने लगता है और लगातार गोलियां चलाता ही जाता है। इन गोलियों की वजह से यमातो को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसका सूट काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। तभी डरोका एडोनिस को रोकने की कोशिश करती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विचेस अपनी अलग अलग पावर से सभी सोल्जर से लड़ रही हैं। कोई किसी को क्रिस्टल में जमा रहा है तो कोई अपने स्नेक से सबको मार रहा है। इसके बाद हम लेडी ओलिविया को देखते हैं जो कि सभी सोल्जर्स को हवा में उड़ाने लग जाती है, लेकिन सोल्जर्स वहीं से उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन एक भी गोली उनको नहीं लगती और लेडी ओलिविया सभी सोल्जर्स को चिपकाकर एक बड़ी सी गेंद बना देती है। जिसके बाद वो अपने मैजिक डेथ गेम का इस्तेमाल कर सभी सोल्जर्स को एक साथ ही मार देती है। इसके बाद मैडम ओलिविया बोलती है, सभी इंसान कीड़ों की तरह है और हम पक्का जीतेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर स्क्वाड 2 आ जाती है और वो काफी सारे विचेस को मार देते हैं। तभी हम देखते हैं कि पूरी फाइट के दौरान ह्यूमंस विचेस पर नजर रखे हुए हैं अर्थ से। यहाँ एक आदमी जिसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा है वो अपने कंप्यूटर की मदद से उनके ऊपर नजर रख रहा है। भी एक आदमी उससे बोलता है, आखिर इतनी सारी विचेस जिंदा कैसे हैं जबकि हमने सारी विचेस को मार दिया था। तभी वो मास्क वाला आदमी बताता है, विचेस हमारी ही एक सैटेलाइट पर बैठकर मून पर चली गई और फिर वो आउटर स्पेस रहने लगी। इस बात से वो मोटा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, आखिर तुम्हारा काम क्या है? हम तुम्हें पैसे किस लिए देते हैं? तुम साइंस एजेंसी वालों का काम ही ये है कि तुम विचेस पर नजर रखो। और आज 10 साल बाद हमें पता चल रहा है कि विचेस अभी भी जिंदा हैं। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। तभी एक आदमी बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हमारे सोल्जर्स लड़ने गए हुए हैं तो उनका जोश बढ़ाओ। और असल में ये आदमी नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर शिरोशागी है। अगले सीन में हम यूकी को देखते हैं जिसका इलाज चल रहा होता है और यमातो वहीं खड़ा होता है और बोलता है, मेरी बहन ने सब कुछ मेरे लिए किया, आखिर इसकी गलती ही क्या थी? ये तो बस अभी 14 ही साल की है और ये सब कुछ उस एडोनिस की वजह से हुआ है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं यमातो ने अपने सूट की पावर को 500 प्लस बढ़ा लिया है और खड़ा हो जाता है एडोनिस के सामने लड़ने के लिए और बोलता है, तो चलो लड़ाई को जारी रखते हैं। इसके रिप्लाई में एडोनिस बोलता है, तुम काफी जिद्दी हो, लगता है मरे बिना मानोगे नहीं। और इनके बीच में लड़ाई चालू होती है और यमातो एडोनिस के मुंह पर अपने एक पंच को लैंड करता है जिसकी वजह से एडोनिस काफी दूर जाकर गिरता है। रोका तुरंत एडोनिस के पास जाती है। तभी यमातो बोलता है, आखिर तू एक इंसान
इंसान होकर विचिस की मदद कैसे कर सकता है। यहाँ एडोनिस डरोका से बोलता है खुद की जान बचाओ और यहाँ से हटो और प्लीज उस पर नजर रखो। लेकिन तभी यामातो अपने एक अटैक को रेडी करता है और इस पोजीशन में देखने से यामातो बिल्कुल ज़ेनित्सु जैसा लग रहा होता है। इस अटैक को परफॉर्म करने से पहले यामातो सोचता है क्योंकि ये सब खत्म हो जाने के बाद हम एक अच्छी सी जगह पर जाएंगे जहाँ पर हम शांति से रह पाएं। ऐसा बोलकर वो इस अटैक को परफॉर्म कर देता है और इस अटैक का नाम होता है एंटी विच लाइगिरी। और इस अटैक में लगभग वो सभी विचेस को बीच में से काट देता है, इनफैक्ट मैडम ओलिफिया को भी। और हम देखते हैं कि डरोका भी इस अटैक से बच नहीं पाती और बीच में से कट जाती है, लेकिन वो बच चुकी थी क्योंकि वहाँ पर एना आ चुकी थी और उसने अपने डेथ कैंसिल मैजिक से डुप्लीकेट डोराका को कास्ट किया और वो कट गई, लेकिन असली डोराका बच गई। एना डरोका से बोलती है तुम्हारा शुक्रिया मेरी दोस्त बनने के लिए। और ऐसा बोलकर डरोका की आंख के सामने एना मारी जाती है और डरोका रोने लगती है और बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी एक आवाज आती है और पता चलता है कि जिस डिवाइस से ये लोग इनके ऊपर नजर रख रहे थे वो डिवाइस ही अब खराब हो चुका है। इसके बाद हम डरोका को देखते हैं जिसके अगल बगल काफी सारा खून था और डरोका रोते हुए बोलती है बस अब ये सब बहुत हुआ, अब मैं और ये नहीं देख सकती। आखिर मैं ही क्यों जिसे इतना दर्द होता है, मुझे ही क्यों हर बार इतना दर्द सहना पड़ता है, मुझे ही क्यों हर किसी की मौत को देखना पड़ता है। इसके बाद यामातो बोलता है सारी विचेस मारी गई हैं, बस यहाँ पर उस क्लोई का चेला बचा है। जिसके बाद एडोनिस और यामातो के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है और एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहीं यामातो अपने साइंस टूल्स का। एडोनिस अपने एक मुक्के से ही यामातो की स्वॉर्ड को तोड़ देता है, लेकिन उसका दूसरा मुक्का यामातो रोक लेता है और अपनी स्वॉर्ड को वापस से रीजनरेट कर एडोनिस को मारता है। लेकिन एडोनिस बोलता है साइंस ये कितना ट्रिकी है। इस पर यामातो बोलता है हाँ बिल्कुल तुम्हारे मैजिक की ही तरह। तभी हम देखते हैं कि कुछ विचेस जिंदा होती हैं और वो बोलती हैं अब हमारा अंत नजदीक है। लेकिन मैडम ओलिफिया जो कि मरने ही वाली थी वो बोलती है तुम हार मत मानना, अभी भी तुम बच सकती हो। लेकिन उनमें से एक विच बोलती है अब कुछ नहीं हो सकता, मेट्रो टीवी अब पूरी तरह से जल चुका है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि यामातो एक बवंडर कास्ट कर लेता है और ये बवंडर सिर्फ खून से ही भरा होता है और इसके अगल बगल लाइटनिंग होती है। जैसे ही एडोनिस इस अटैक के पास जाता है यामातो उसके शरीर के अंदर स्वॉर्ड को घुसा देता है, लेकिन वो स्वॉर्ड एडोनिस के थोड़ा साइड में लगी थी इसलिए एडोनिस बच जाता है। इसके बाद एडोनिस अपने समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक बड़ी सी स्वॉर्ड को समन करता है और वो स्वॉर्ड सीधा यामातो के हाथ को काट देती है। लेकिन हम देखते हैं कि यामातो की वहाँ पर नई मांसपेशियां आ जाती हैं जिसकी वजह से उसका खून रुक जाता है, लेकिन उसका हाथ पूरी तरह से रीजनरेट नहीं होता। एडोनिस बोलता है बदले की भावना तुम्हारी और मेरी आंखें लगभग सेम ही हैं। यामातो बोलता है तुम काफी खतरनाक हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि जो लोग मून पर नजर रख रहे थे उनके स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं हो रहा था और उनका कनेक्शन मून से टूट चुका था, लेकिन तभी उनका कनेक्शन यामातो से होता है और यामातो बोलता है हम जीत गए। फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि ह्यूमंस और विचेस आपस में लड़ रहे थे और कैसे यामातो ने और सबने मिलकर सभी विचेस को मारा था। वहीं हम एडोनिस और यामातो को लड़ते हुए देखते हैं। यामातो एडोनिस पर भारी पड़ रहा था, तभी डोराका बोलती है अब बस बहुत हुआ और तभी डोराका की पावर एक्टिव हो जाती है जो कि होती है लव स्पेल मानदोराका और इसके इस्तेमाल होते ही यामातो अपनी जगह से हिल नहीं पाता। एडोनिस बोलता है डोराका तुम्हारे पास तो सच में काफी कमाल की पावर्स है। हम देखते हैं कि डोराका को काफी सारे ह्यूमंस ने घेरा हुआ है, लेकिन वो सब अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते क्योंकि डोराका का स्पेल उनके ऊपर भी कास्ट हुआ था। डोराका यामातो से पूछती है तो तुम ही इन सब के लीडर हो ना, मेरा नाम है डोराका, तुम्हारा क्या है। यामातो अपना नाम बताता है और यामातो सोचता है मैं तो बोलना भी नहीं चाहता था, ना चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ रहा है, इसकी पावर तो सच में ही कमाल की है। एडोनिस बोलता है शाबाश डोराका ये तुमने बढ़िया किया, अब चलो इसकी जान ले लेते हैं, इसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। वही यामातो चिल्ला रहा होता है और बोलता है तुम इसे हटाओ, अपने स्पेल को हटाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन तभी डोराका बोलती है चलो हाथ मिला लेते हैं और इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करते हैं। ये सुनकर एडोनिस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डोराका बोलती है यामातो सा अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम विचेस को कुछ नहीं करोगे और एडोनिस को भी कुछ नहीं करोगे तो मैं अपना स्पेल यहाँ से हटा लूंगी और इस लड़ाई को हम यहीं पर खत्म कर देंगे। तभी एडोनिस बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम भूल गई क्या इसी आदमी ने एना को मारा है, आखिर तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो, इसे
जिंदा मत छोड़ो डोराका, और अपने गार्ड को कम मत करो, वो तुम्हें डाउन कर देगा। और तभी हम देखते हैं कि यामातो बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो डोराका को नीचे गिराकर उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है और बोलता है, तुम विचिस को कैसे लगा कि हम तुम्हारे इस फालतू से प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेंगे? तुम विचिस का जिंदा रहना ही एक श्राप है। तुम्हारी वजह से हर बार तबाही आती है और तुमने ना जाने कितने मासूम लोगों को मारा है। और हम देखते हैं कि यामातो डोराका को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बाकी सारे सोल्जर्स भी खुद को मूव कर पाते हैं। तभी डोराका बोलती है, तुम ह्यूमंस भी कुछ कम नहीं हो, तुमने भी ना जाने कितनी सारी विचेस को मारा है। अगर अब तुम ह्यूमन साइंस के भरोसे हो और उस पर भरोसा करते हो तो तुम्हें विचेस को मारने की क्या जरूरत है? तुम हमें क्यों मार रहे हो? इंसान और विचेस कभी दोस्त हुआ करते थे और हम चाहे तो दोबारा ऐसा कर सकते हैं। और डोराका यामातो का हाथ पकड़ लेती है और उसके ऊपर अपने मैजिक को दोबारा से इस्तेमाल कर देती है। वहीं यामातो सोच रहा होता है, मैं सोल्जर्स का चीफ हूँ, मैं एक मैजिक से नहीं हार सकता और खासकर इस मैजिक से तो कभी नहीं। तभी हमें यामातो के बचपन को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो एक लेडी को हक कर रहा होता है। और यहाँ एडोनिस बोलता है, हाँ मैं आपकी बात को मानूंगा क्योंकि मैं आपसे। और उसके आगे बोलने से पहले ही एडोनिस उसके सर के बीच में तलवार को घुसा देता है और फिर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और बोलता है, बदला, मेरे पास सिर्फ बदला है, मेरा मकसद भी बदला लेना है। तुम्हारे पास लव स्पेल है और ये मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल है, तो चलो हाथ मिलाते हैं और पूरी दुनिया को खत्म कर देते हैं डोराका। इसके बाद सीन सीधा किंगडम पर शिफ्ट होता है जहाँ पर एक सोल्जर किंग को बता रहा होता है कि हमारे सारे सोल्जर्स मून पर विचेस से लड़ रहे हैं। किंग बोलता है, तो सारे विचेस मर तो जाएंगी ना, और इसी बात को बार बार रिपीट कर रहा होता है। तभी क्वीन बोलती है, ये सब कुछ उस बच्चे एडोनिस की वजह से हुआ है, क्लोई के चेले की वजह से। तभी किंग बोलता है, शाबाश मेरे सोल्जर्स, उस एडोनिस को मार दो और सभी विचेस को भी, और सब कुछ तबाह कर दो, मून को तबाह कर दो, सारे विचेस को तबाह कर दो। आखिर तुम विचेस की हिम्मत कैसे हुई जाकर मून पर छुपने की? लेकिन आज तुम्हारा खात्मा होगा। मेरी रानी मुझे बताओ मैं कितना अच्छा हूँ, मुझे गले लगाओ, मुझसे प्यार करो। और फिर वो क्वीन को टाइट की हक कर लेता है और वहाँ खड़े आसपास के सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। तभी वो सोल्जर बोलता है, तो असल में ये बीमारी है किंग को। तभी क्वीन कहती है, डरने की बात नहीं है, कभी कभी ये बच्चे जैसा बिहेव करते हैं। और बोलती है, लव स्पेल, किंग तुमने अच्छा किया, तुमने सारे विचेस को मार कर अच्छा काम किया और अब तुम्हारा काम यहीं पर खत्म होता है और अब तुम मर सकते हो। और वहाँ खड़े आसपास के लोग म्यूजिक प्ले करने लगते हैं और किंग बोलता है, मेरी रानी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और क्वीन बोलती है, लेफ्ट राइट जाओ, तुम मर जाओ। किंग उसके हुक्म को मानकर एक पिलर पर चढ़ जाता है और बोलता है, यहाँ से कूदकर मैं जान देने वाला हूँ। तभी वो सोल्जर बोलता है, होश में आइए जापना, आप ये क्या कर रहे हैं? किंग बोलता है, मैं एक महान एम्परर हूँ जिसने अपनी क्वीन के लिए सब कुछ किया, क्योंकि मैं अपनी रानी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। काश मैं रानी और भी ज्यादा रुक पाता और तुम्हारी सेवा कर पाता। तभी रानी बोलती है, ऐसा मत बोलो डार्लिंग, तुम मुझे ब्लश करा रहे हो और अब जल्दी से कूद जाओ और मर जाओ। और हम देखते हैं कि किंग वहाँ से कूद जाता है। उतने में रानी बोलती है, लव स्पेल मंदुरागा डिसिपेल। तभी हम देखते हैं किंग की लाश को। तभी वो सोल्जर बोलता है, सारे मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक विच है। तभी क्वीन अपने स्पेल का दोबारा से इस्तेमाल करती है और उस सोल्जर से बोलती है, लेकिन किंग तो यहाँ से फिसल के मरे थे ना, है ना? और वो सोल्जर बोलता है, ओवर एंड आउट, किंग यहाँ से फिसल कर मर चुके हैं, जल्दी से किसी को भेजो उनकी लाश को निकालने के लिए। तभी क्वीन बोलती है, ओसागी मुझे लग रहा है तुम कुछ कहना चाहते हो, क्या मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था? तभी ओसागी बोलता है, नहीं आपने सही किया, वो तो बस हमारा एक प्यादा था जिसे आपने मार दिया। फिर क्वीन बोलती है, मेरा मैजिक सिर्फ मर्दों पर काम करता है, औरतों पर नहीं। तभी ओसागी बोलता है, अब आप इस दुनिया पर राज कर सकती हैं, यहाँ की महारानी बन सकती हैं। तभी क्वीन बोलती है, लेकिन तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए? मुझे ये सब नहीं चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन अपने मार्क्स को हटा देती है और बोलती है, अब तुम चाहे मुझे मेरे मिडिल नेम से बुला सकते हो ओसागी। ओसागी बोलता है, जैसा आप चाहे मिस डोरथिया। इसके बाद क्वीन बोलती है, मैं हूँ डोरथिया जिसने विचेस के नेशन को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। और वो ओसागी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, उसको पाने के लिए। जिसके बाद हमें एडोनिस के क्लम को एक जार के अंदर बंद दिखाया जाता है। इसके बाद हम वापस से एडोनिस और डोरोका को देखते हैं। डोरोका एडोनिस के ऑफर को ठुकरा देती है, लेकिन एडोनिस बोलता है, अपने स्पेल को मत हटाना, मैं जल्दी इन
सबको मारने वाला हूँ। और हम देखते हैं एडोनिस अपने क्विल का इस्तेमाल कर कर सभी सोल्जर्स को बहुत बेरहमी से मारता है। वो सभी सोल्जर बोलते हैं हम यहाँ से बच सकते हैं अगर हम यहाँ से हिल पाए तो। डरोका बोलती है प्लीज ये सब मत करो एडोनिस, लेकिन एडोनिस कहाँ उसकी बात को मानने वाला था। वो उन सभी सोल्जर्स को बहुत बेरहमी से मारने लगता है। ये देखकर डरोका बोलती है एडोनिस मैं ये मैजिक तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर तुम नहीं रुकोगे तो मुझे ये करना होगा। तभी एडोनिस उसके ऊपर अपना सर रखता है और बोलता है तुम ये कर सकती हो अगर तुम दोबारा मरना चाहती हो तो। और फिर वो वहाँ से जाकर बाकी बचे सोल्जर्स को बहुत बेरहमी से मारने लगता है। वो बिल्कुल पागल हो जाता है और पागलों की तरह सभी सोल्जर को मार देता है। डरोका एडोनिस को रोकती है और बोलती है एडोनिस प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारा बदला कब जाने ह्यूमंस का बदला बन जाएगा। एडोनिस बोलता है अपना मुंह बंद रखो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। डरोका बोलती है मैं थक चुकी हूँ इस खून खराबे से, लेकिन एडोनिस उसकी एक नहीं सुनता और सभी सोल्जर्स को जान से मार देता है। इसके बाद वो यमातो के पास जाता है और उसके कटे गले को उठाता है और अपने मैजिक पैरा वॉइस का इस्तेमाल करता है। तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मून से कनेक्शन उनका टूट चुका था और लाइट भी जा चुकी थी। लेकिन तभी स्क्रीन पर यमातो आता है और बोलता है मैं यमातो, हम इस फाइट को जीत चुके हैं, अब जाओ और ये बात हमारे किंग को बता दो। लेकिन इस फाइट में मैंने अपने काफी सारे सोल्जर्स को खो दिया है और अब यहाँ पर एक भी विच जिंदा नहीं है और हमारे सोल्जर्स भी नहीं, मैं अकेला ही अर्थ पर वापस आऊंगा। तभी वो लेडी जो व्हील चेयर पर बैठी होती है वो सोचती है ये चीज यमातो नहीं हो सकती, आखिर ये क्या है। यमातो आगे बोलता है मैं अपनी अर्थ को अभी से ही मिस कर रहा हूँ और मैं उस क्लोई के चेले का सर अपने साथ लेकर आऊंगा। और तब हम देखते हैं कि ये तो असल में एडोनिस ही है जिसने यमातो की आगे की खाल को अपने चेहरे पर लगा रखी है और बात कर रहा है। इसके बाद हम विचेस की रानी मिस ओलिविया को देखते हैं जो कि बोलती है तो एडोनिस ये प्लान था तुम्हारा, तुम यहाँ पर ह्यूमंस को बुलाकर उनके साथ घुल मिलकर अपनी अर्थ पर वापस जाना चाहते हो। इसके बाद एडोनिस डरोका का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है चलो डरोका हम यहाँ से जाते हैं। लेकिन डरोका उसके हाथ को छुटाकर उसके एक रैप्टा मार देती है और बोलती है अगर अभी यहाँ पर क्लोई होती तो वो क्या सोचती। अभी हम देखते हैं कि ह्यूमंस अपने साइंस की मदद से एडोनिस और डरोका को टेलीपोर्ट कर कर अपने पास बुला लेते हैं और मिस ओलिविया बोलते हैं गुड बाय एडोनिस, इंसानी शरीर में शैतान के बच्चे, भगवान तुम्हें इस सब की सजा जरूर देगा और मुझे माफ करना सारे विचेस, मैंने तुम्हें एक होप दी। और वो टेलीपोर्टेशन कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाता है और उसके अंदर डरोका और एडोनिस होते हैं और एडोनिस बोलता है मुझे माफ करना। नीचे धरती पर सभी लोगों को यमातो का इंतजार होता है, लेकिन उस लेडी को पता था कि यमातो नहीं एडोनिस आने वाला है, इसीलिए वो सभी सोल्जर्स के साथ तैयार थी। अब काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है 3, 2, 1 और अंधाधुन फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये लोग देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ तो कोई है ही नहीं, वो दोनों कहीं और टेलीपोर्ट हो चुके हैं और अब ये लोग उन्हें ट्रेस भी नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ हम डरोका और एडोनिस को देखते हैं जो कि अर्थ पर ही पर कहीं और टेलीपोर्ट हो चुके हैं। अब एडोनिस बोलता है देखो अब हम यहाँ हैं, अब हम सबसे छोटे से छोटे कदम रखकर ह्यूमंस का खात्मा कर सकते हैं। तभी हमें वो वाला फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लोग टेलीपोर्ट हो रहे थे। तब डरोका बोलती है लेकिन यहाँ पर कुछ विचेस अभी भी जिंदा है, लेकिन एडोनिस की बात को इग्नोर करता हुआ यमातो के फोन को उसकी ही वॉइस से अनलॉक कर लेता है और दोनों को कहीं और टेलीपोर्ट करने की कमांड देता है और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट हुए हैं। अब एडोनिस बोलता है देखो अब मैं यहाँ से आगे बढ़कर पहले छोटे मोटे गाँव को तबाह करना शुरू करूंगा और धीरे धीरे पूरी दुनिया के इंसानों को मार दूंगा, पर इन सबसे पहले मैं दवाइयों की मदद से खुद को हील करूंगा। लेकिन डरोका चुपचाप बैठ जाती है और बोलती है प्लीज प्लीज मुझे वापस वहाँ पर छोड़ दो। लेकिन एडोनिस बोलता है कहाँ पर, मून पर, लेकिन अब तो वहाँ पर एक भी जिंदा नहीं होगी। डरोका बोलती है क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें अपने रिवेंज के अलावा आगे कुछ दिखता ही नहीं है। तभी एडोनिस अपने मैजिक नॉस्टैल्जिक मैजिक का यूज करता है और दिखाता है कि कैसे यमातो ने डरोका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और इसके बाद बोलता है तो अब मैं समझा तुम हमेशा विचेस के साथ क्यों नहीं रह पाती, क्योंकि तुम हमेशा इंसानों से दोस्ती करना चाहती थी। डरोका बोलती है मैं जानना चाहती थी कि क्लोई का बच्चा आखिर कैसा होगा, आखिर वो कैसी पर्सनैलिटी होगी जिसे क्लोई ने पाला है और वो कैसे दो दुनिया के बीचों में रहेगा, एक इंसानों की और दूसरी विचेस की। मैं उस पर्सन से मिलने के लिए तड़प रही थी और मुझे लगा तुम ही वो इंसान हो, तुम ही वो इंसान हो जो विचेस और इंसानों की दुनिया को एक करेगा। एडोनिस बोलता है
तुम मुझे अभी नहीं जानती। इस पर डोरोका बोलती है, कब तक तुम ऐसे ही तबाही करते रहोगे? तुमने मून पर भी यही किया और अब तुम धरती पर भी यही करने वाले हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? एडोनिस बोलता है, क्लोई की जिंदगी सारे ह्यूमंस से भी ज्यादा कीमती है। इन लोगों ने मुझे क्लोई से अलग किया, अब मैं इनकी दुनिया ही तबाह कर दूंगा। डोरोका बोलती है, आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? तुमने मून पर भी विचेस को मरवा दिया, वो भी इंसानों के हाथों। एडोनिस बोलता है, अगर मैं वैसा नहीं करता तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते। डोरोका बोलती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम विचेस ने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया। एडोनिस बोलता है, बचाने के लिए? उन इंसानों ने तुम्हारी विचेस को तुम्हारी आंखों के सामने मारा और तुम अब भी उनके साथ दोस्ती करना चाहती हो? डोरोका बोलती है, बदला, ये बदला तुम्हारे जख्मों को कभी नहीं भरेगा। एडोनिस बोलता है, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, और वो डोरोका को उठाकर जमीन पर पटक देता है और ऐसा कर वो यहाँ से जाने लगता है। पर डोरोका भागकर एडोनिस के पास जाती है और उसे गले लगाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर डोरोका बोलती है, इस दुनिया को खुद को बदलने मत दो, ये खोखली दुनिया तुम्हें बदल रही है, ऐसा मत होने दो। क्लोई ने तुम्हारी जिंदगी को बचाया है, तुम अपनी जिंदगी को ऐसे खराब मत जाने दो। एडोनिस बोलता है, पर मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। डोरोका बोलती है, नहीं, तुम्हारे पास खोने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। एडोनिस बोलता है, तुम नहीं समझ रही, मैं बस बदला लेने के लिए ही जिंदा हूँ, और मुझे इस बात से डर लगता है कि अगर मैं बदला नहीं लूंगा तो मैं क्लोई की यादों को भूल जाऊंगा। ये सुनकर डोरोका हंसते हंसते रोने लग जाती है। एडोनिस बोलता है, तुम्हें बस रोना ही आता है। डोरोका बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तभी एडोनिस खूनम खून पड़ा जमीन पर लेटा होता है और बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि बाइक पर ट्रैवल कर रहे थे। वो लोग अपनी दूरबीन से देखते हैं कि एक कपल यानी एडोनिस और डोरोका वो दोनों एक साथ हैं। उन्हें लगता है कि ये रात के 12 बजे आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। इसके अगले सीन में एडोनिस उठता है और बोलता है, अब मैं कहाँ हूँ यार, लगता है मुझे इस चीज की आदत डालनी होगी, जब भी मैं उठता हूँ मैं कहीं और ही होता हूँ। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं, जब वो बाइकर्स ने उन्हें घेर लिया था तब डोरोका ने उनसे हेल्प मांगी थी और उसने कहा था कि हम रास्ता भटक चुके हैं। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि एडोनिस से बोलता है, बच्चे तुम उठ गए, अपनी आंखों को देखो, ऐसा लग रहा है तुमने किसी को मारा है, ये लो शराब पियो, इससे तुम्हारी चोटें जल्दी ठीक हो जाएंगी। एडोनिस बोलता है, मुझे खुद को ठीक करने के लिए सीवर के पानी की जरूरत नहीं है। इस पर वो आदमी हंसने लगता है और बोलता है, इंसानियत की सबसे बड़ी खोज को तुम सीवर का पानी बोल रहे हो, ये तो सच में बहुत ज्यादा फनी है। अब वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है, मेरा नाम मिस्टर पंच है और मैं इस जगह को चलाता हूँ। फिर एडोनिस बोलता है, मैं वहाँ एक लड़की के साथ था, अब वो लड़की कहाँ है? वो आदमी बोलता है, अच्छा तुम उस गुलाबी बाल वाले लड़की की बात कर रहे हो, वो सच में काफी ज्यादा क्यूट है। अभी कुछ समय पहले वो तुम्हारी केयर कर रही थी, लेकिन मेरे लौंडे उसे घसीट कर यहाँ से ले गए हैं। एडोनिस बोलता है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? वो आदमी बोलता है, चिल करो यार, चलो मेरे साथ। इसके बाद जैसे एडोनिस बाहर आता है तो वो देखता है कि एक डेजर्ट के बीच में एक नाव है और उसके ऊपर ये सारे लोग बसे हुए हैं। वो आदमी बताता है कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आते हैं जिसे रेडियो एम्पायर से निकाल दिया गया हो या फिर वो वहाँ से भाग कर आया हो। तभी एडोनिस देखता है कि डोरोका चिल्ला रही है और बोल रही है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और उसके आसपास काफी सारे लोग खड़े होते हैं। एडोनिस काफी गुस्से में बोलता है, आखिर तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? इस पर मिस्टर पंक बोलता है, यहाँ पर बहुत कम लड़कियाँ आती हैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये सुन एडोनिस काफी गुस्से में वहाँ से कूद जाता है और अपने मैजिक को यूज कर उन सबको मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डोरोका तो असल में वहाँ पर बाइक को चला रही है और वो उसे चला नहीं पा रही और इसीलिए बोल रही है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं इसमें से गिर जाऊंगी। डोरोका एडोनिस को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, फाइनली अब तुम ठीक हो चुके हो, लेकिन तभी वो बाइक से गिर जाती है। इसके बाद वो उठकर एडोनिस को अपनी 2 डॉल दिखाती है और बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे वो कड़वी बातें बोली, मुझे पता नहीं था तुम जख्मी हो। इस बात से एडोनिस थोड़ा शर्मा जाता है और उन दोनों डॉलों को फेंक देता है। इसके बाद पंक पार्टी का ऐलान करता है और बोलता है, आज हम पार्टी करेंगे। जिसके बाद रात को ये शराब पीकर पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ डोरोका एक वेट्रेस का काम कर रही थी और सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी। तभी एक बुड्ढा डोरोका को देखकर बोलता है, अच्छा तो तुम हो लड़की जिसे मिस्टर पंक ने बचाया है। वहीं एडोनिस दूर बैठा सब कुछ देख रहा होता है। तभी कुछ लोग डोरोका से पूछते हैं, डोरोका आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे दूर क्यों बैठा है, क्या वो तुमसे नाराज है? डोरोका बोलती है, बॉयफ्रेंड नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों अभी रिलेशन में नहीं है। तभी उनमें से ही कोई बोलता है, ये लोग भी लगता है हमारी ही तरह है, ये लोग भी लगता है रेडियो एम्पायर से भाग चुके हैं। डोरोका बोलती है, नहीं, हम ट्रैवलर्स हैं और हम पूरी दुनिया घूमने निकले हैं। ये सुनकर वो लोग काफी जोरों से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, ये लड़की कितना साफ झूठ बोलती है। लेकिन तभी एक एक कर सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। तभी वहाँ एडोनिस आ जाता है और बोलता है, तुम्हें कुछ भी पीने से पहले उसको अच्छे से जांच लेना चाहिए। डोरोका बोलती है, आखिर तुमने ये क्या कर दिया, आखिर तुमने अपने मैजिक से इन्हें भी मार दिया? एडोनिस बोलता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस कुछ ट्विस्ट अल्कोहल को भी बदल देते हैं। तुम तो एक विच हो,
तुम्हें तो ये सब कुछ समझ में आता होगा ना। डरोका बोलती है नहीं, मैं बिल्कुल स्टूपिड हूँ। अच्छा तो ये लोग मरे नहीं है, बस बेहोश हैं। तभी एडोनिस उनकी जेब में से एक बंदूक निकालता है और बोलता है नहीं अब तक तो नहीं, और उन्हें मारने वाला होता है। तभी डरोका बोलती है ये सारे आदमी काफी काइंड और काफी दयालु हैं, इन लोगों ने हमें खाना दिया, हमें दवाई दी। एडोनिस बोलता है तो क्या हुआ? डरोका बोलती है तो तुम इन्हें मार नहीं सकते, इन लोगों ने हमारी जान बचाई है। एडोनिस बोलता है मैं इन मरे हुए इंसानों को वैसे ही नहीं मारने वाला और इन पे अपनी पावर को वेस्ट नहीं करने वाला। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते बोलता है मैंने सोच लिया है, मुझे अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। डरोका बोलती है रुको, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। एडोनिस बोलता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, किसी खास को खोने के बाद मैं ऐसे हंस नहीं सकता, हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। तभी डरोका बोलती है क्या होता अगर इन लोगों को पता चल जाता कि मैं एक विच हूँ, मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे झूठ मूठ का हंसना पड़ता है ताकि मैं इनसे घुल मिल सकूं। मैंने ये इसीलिए किया ताकि मैं पकड़ी न जाऊं। और वो रोने लग जाती है और बोलती है मुझे भी बुरा लगता है कि मेरे लोगों के साथ आखिर क्या हुआ। तभी एडोनिस बोलता है तुम मेरी तरह नहीं हो डरोका, तुम मेरी तरह अपनी जिंदगी को खत्म मत करना और तुम अपनी जिंदगी को पूरा जीना। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और अगला दिन हो जाता है और डरोका वहीं पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर पंक आता है और बोलता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चला गया, वो काफी रूड है, उसने मेरा शुक्रिया भी नहीं किया और ऊपर से इतनी खूबसूरत और इतनी क्यूट लड़की को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, चाहे तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। तभी डरोका बोलती है नहीं वो काफी काइंड है। तभी हम एडोनिस को देखते हैं जो कि मिस्टर पंक की जगह को छोड़कर काफी आगे आ चुका था और वो डरोका की बातों को याद कर रहा था। तभी उस रेगिस्तान के बीचों बीच कोई बाइक लेकर आ रहा होता है और एडोनिस बोलता है लगता है दवाई काम नहीं आई, आखिर ये कौन है, क्या ये मिस्टर पंक है? खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो अपने मैजिक को अनलिश करने लगता है और वहाँ पर जो भी है उसे मारने के लिए तैयार होता है। और यहाँ मिस्टर पंक डरोका से बोलता है एडोनिस क्लोई का चेला ये काफी बदल चुका है। डरोका बात को टालते हुए बोलती है नहीं नहीं वो कोई और है। मिस्टर पंक बोलते हैं मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता, मैं मरने ही वाला था। तभी वहाँ पर एडोनिस और आइस विच आई और उनने मुझे पानी ऑफर किया। ये देखकर काफी अच्छा फील होता है, एक इंसान के लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो। शायद तुम सही हो लेकिन बदला किसी के बीच कुछ नहीं देखता, वो ये नहीं देखता वो गलत है या सही है। ये दुनिया तुम्हें तुम्हारी आंखें बंद करने पर मजबूर कर देगी। उस बच्चे ने सही चुना है, उसने बदला चुना है, उसने तो अपना रास्ता चुन लिया है, लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? तभी डरोका बोलती है मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई खास अब और मरे। इस पर मिस्टर पंक बोलते हैं तो देख क्या रही हो, जाओ उसके पास। डरोका बोलती है हाँ मैं उसे मरने नहीं दे सकती। और हम देखते हैं कि असल में बाइक के ऊपर तो डरोका ही है, वो बाइक को सही से नहीं चला पा रही होती है और बोलती है हटो एडोनिस मेरे रास्ते से। एडोनिस बोलता है क्या तुम मुझे इससे कुचलकर मारना चाहती हो? डरोका बोलती है नहीं नहीं मैं बस तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ, मैंने सोच लिया है मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन बस मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और वो काफी कुछ बोलती है। एडोनिस बोलता है आखिर तुम बाइक को रोक क्यों नहीं रही हो? और वो बोलता है ये लड़की सच में काफी ज्यादा बोलती है। तभी डरोका बोलती है आखिर इस चीज को रोकते कैसे हैं? तभी एडोनिस के पीछे भागते भागते बोलता है तुम उसके ब्रेक का भी यूज कर सकती हो। सिटी के अंदर लोगों को रोजमर्रा के काम करते हुए देखते हैं। तभी अचानक वहाँ पर अनाउंस होता है कि कुछ ही देर में यहाँ पर न्यू एम्पायर करेक्शन शुरू होने वाला है और इस चीज के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं इन सब के ऊपर एक व्हाइट हेयर वाला बंदा नजर रख रहा था और वो बोलता है आज का मौसम कितना सुहाना है, सब हमारे कंट्रोल में है। कुछ देर में ही यहाँ पर करेक्शन शुरू हो जाता है। तभी एक बंदा स्टेज पर आता है और बोलता है हमारे रेडियो एम्पायर के 23rd एम्परर द गॉड ऑफ मेजेस्टी द मिस्टर एम्परर गो थे, उनने हमारी इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने इंसानियत को काफी आगे तक ले जा चुके हैं और उन्होंने सारी विचेस को मार कर दुनिया को साबित कर दिया है कि इंसानियत के पास भी ताकत है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और वो इंसानियत के लिए मोटिवेशन की तरह है। उन्होंने ही सारी विचेस को मार कर ये साबित कर दिया था कि इंसानियत को विचेस की पावर की जरूरत नहीं है। वो हमारे किंग थे जो हमेशा ही हमारे साथ चले थे, लेकिन अनहोनी को कोई नहीं रोक सकता, वो अपनी इलनेस से ही मारे गए। लेकिन आज उनके ही कारण हम आराम से सो पा रहे हैं। लेकिन अब इन सब चीजों का समय नहीं है क्योंकि अब हमारा नेशन स्वागत करता है न्यू मोनार्च को और इसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाता है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। प्लीज वेलकम हाई मेजेस्टी क्वीन डोरेथिया। इसके बाद क्वीन डोरेथिया अपना म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू कर देती है और सारे लड़के उन्हें देखकर एकदम पागल से हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर क्वीन का मैजिक आ चुका था। सभी लोग क्वीन डोरेथिया के प्यार में एकदम अंधे हो चुके थे। अब अगले सीन में हम चाइना की एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग टीवी के अंदर क्वीन डोरेथिया के कॉन्सर्ट को देख रहे थे। वहीं एक आदमी कोने में खड़े होकर उसका कॉन्सर्ट अपने मोबाइल के अंदर देख रहा होता है और बोलता है एक विच, वो भी इंसानियत
इंसानियत के लिए जो कि एक मोनार्च बनी है। दुनिया में क्या क्या देखना पड़ रहा है। उसने अपने मैजिक की मदद से साइंस के लोगों को मारा और अब खुद वहाँ की क्वीन बन चुकी है। इस आदमी को डोरोथा के बारे में सब कुछ पता था और ये बोलता है ये तो मेरी प्रेडिक्शन से भी ज्यादा बुरा है। इसके बाद हम व्हील चेयर पे उसी लेडी को देखते हैं जो कि अपने गार्ड्स के साथ खड़ी थी। इसके बाद हम एक साथ काफी लोगों की मुंडी कटी हुई देखते हैं एंड इसके बाद फाइनली कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है और क्वीन अपने मैजिक की मदद से अपने सर के ऊपर एक क्राउन बना लेती है। वहीं शिरोशागी इस कॉन्सर्ट को रेगिस्तान में बैठकर एंजॉय कर रहा था और अब वो बोलता है क्वीन सच में एक डिवाइन लेवल की है। लेकिन वो बच्चा भी सच में काफी ज्यादा चालाक है। उसने यामाटो के ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ दिया है जिस वजह से अब उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे। जिसके बाद ही अपने बहुत सारे हाथ बना लेता है और बोलता है उसे ढूंढने में थोड़ी तकलीफ तो होगी। वहीं एडोनिस डरोका के साथ बैठकर बाइक पर रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा था। एडोनिस बोलता है डरोका अब तुम आगे क्या करने वाली हो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, तुम्हारे कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। डरोका बोलती है मुझे मालूम है लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है। मिस्टर पंच जैसे और भी काफी सारे फ्रेंडली लोग हमें आगे मिलेंगे। इस पे एडोनिस बोलता है तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उन्हें ना मारूं? मैं एक बात तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम मेरे साथ चल रही हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे रास्ते में आओगी। और डरोका डरते हुए हाँ बोलती है। इसके बाद वो लोग कुछ आगे जाते हैं तभी एडोनिस डरोका से पूछता है तुम्हारा लव मैजिक सिर्फ लड़कों पर ही काम करता है तो तुमने अब तक ये मैजिक मेरे ऊपर इस्तेमाल क्यों नहीं किया और मुझे अपने कंट्रोल में क्यों नहीं किया? और जब हम फर्स्ट टाइम रेडियो एम्पायर में मिले थे तब तुम्हें ओलिफिया ने ऑर्डर तो दिया ही होगा कि तुम्हें अपने मैजिक का इस्तेमाल करना है, लेकिन तुमने उस वक्त भी अपने मैजिक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? डरोका बोलती है क्योंकि शायद तुम्हें उस वक्त अच्छा नहीं लगता कि हमारी पहली मुलाकात कुछ इस तरह की हो। जिसके बाद एडोनिस अपनी बाइक को काफी तेजी से भगाता है और सैंडलैंड नाम का विलेज, बस्ती या कुछ भी कह लो, वहाँ पहुँच जाता है। अब एडोनिस बाइक को रोकता है और डरोका से बोलता है तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लेकिन डरोका डरते हुए कहती है नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। एडोनिस बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारे इस बैग में क्या है? डरोका बताती है ये बैग मुझे मिस्टर पंच ने दिया है और इसके अंदर हमारा खाना, हमारी दवाइयाँ, सब कुछ है। इसके बाद डरोका एडोनिस को एक स्नोमैन का फेस दिखाती है और फिर उससे एक बड़ा टेंट बना लेती है। लेकिन एज यूजुअल एडोनिस इन बातों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। फिर डरोका भी जल्दी से एडोनिस के पीछे चली जाती है। वो यहाँ की जगह को देखकर बोलती है सच में ये लगता है भूतों का शहर है। एडोनिस बोलता है यहाँ तो लड़ाई का कोई नामो निशान ही नहीं है। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग में जाएंगे जो कि असल में एक पुलिस स्टेशन था। अब अंदर जाते ही डरोका को एक चूहा दिख जाता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद उसे एक चमगादड़ दिखता है जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। एंड यही नहीं, डरोका का पैर फ्लोर के अंदर चला जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है एंड लिटरली रोना चालू कर देती है। इसके बाद डरोका अपनी बेवकूफी के लिए एडोनिस से माफी मांगती है। एडोनिस बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपने आसपास ध्यान रखना। अब ऊपर वाले फ्लोर पर जाते ही डरोका के पीछे एक होलोग्राम पिक्चर आ जाती है और वो बोलता है मिस मैं क्या आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? आवाज सुनते ही डरोका एकदम चीख उठती है और बोलती है मुझे बचाओ एडोनिस। एडोनिस वहाँ आता है और बोलता है डरो मत, ये एक होलोग्राम है। डरोका बोलती है अच्छा तो इसका नाम मिस्टर होलोग्राम है, क्या तुम इसे जानते हो? एडोनिस बोलता है तुम एकदम बेवकूफ हो, ये एक 3 डायमेंशनल पिक्चर है। इसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से छानबीन लेते हैं। इसके बाद ये लोग जेल की सेल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें किसी गाने की आवाज आने लगती है। जिसके बाद थोड़ा और आगे जाने पर वो लोग देखते हैं कि एक आदमी गिटार को लेकर गाना गा रहा है। डरोका उसे आवाज लगाती है लेकिन वो आदमी नहीं सुनता। जिसके बाद डरोका एकदम चिल्लाती है और ये चीख सुनकर वो आदमी एकदम डर जाता है और बेड से नीचे गिर जाता है। एडोनिस और डरोका को देखकर वो आदमी बोलता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा यहाँ कोई नहीं है, मुझे लगा सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, आखिर तुम लोग हो कौन? डरोका बताती है हम तो सिर्फ बन जा रहे हैं और यहाँ से जा रहे थे। ये सुनकर उस आदमी को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है और वो बोलता है शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। तभी एडोनिस देखता है कि उसके बेड के ऊपर एक रिंग पड़ी हुई है। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी एडोनिस बोलता है क्या हम आपसे एक सवाल कर सकते हैं, अकेले आप ही यहाँ पर क्यों बचे हो? इस पर वो ओल्ड मैन बोलता है क्योंकि शायद मैं एक कैदी हूँ इसीलिए। तभी एडोनिस ये नोटिस कर लेता है कि वो आदमी अपने पीछे कुछ छुपा रहा है। जिसके बाद एडोनिस वहाँ से चला जाता है और डरोका को भी अपने साथ आने के लिए बोलता है। लेकिन डरोका बोलती है इतनी जल्दी, आखिर हम इतनी जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे हैं? एडोनिस बोलता है क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। इस पर वो ओल्ड मैन बोलता है तुम्हें यहाँ पर कोई काम नहीं है? सब लोग यही कहते हैं जो भी यहाँ से चले जाते हैं। वो गियर एक्सपेंशन, वो लोग बोलते हैं कि अब इंसान ओल्ड फैशन में नहीं जी सकता और अब जब सारी विचेस मर चुकी हैं तो अब इंसानियत की होप और उसकी प्राइड दोनों ही यहाँ से जा चुकी है। तो क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं आ रहा जब सभी विचेस को मारा गया था? हम इंसानों ने अपनी आवाज को ऊपर किया था। इस
जिस पर एडोनिस पूछता है तो क्या यहाँ कोई मेट्रो पुलिस है। ओल्ड मैन बताता है द सिटी स्टेट ऑफ मुम्ता वो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। ये जानने के बाद डरोका और एडोनिस दोनों बाहर आ जाते हैं। डरोका बोलती है वो आदमी यहाँ पर अकेला मर जाएगा तो क्या हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। एडोनिस बोलता है ये हमारा काम नहीं है। डरोका दोबारा बोलती है तो क्या हुआ, क्या हम उसे अपना खाना नहीं दे सकते जो मिस्टर पंक ने हमें दिया था। एडोनिस बोलता है डरोका मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया, वो लॉकअप खुला हुआ था। उन मैरिड कपल्स को बस एक ही चीज की जरूरत है, वो है शांति। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन असल में वहाँ पर अपनी वाइफ के स्केलेटन के साथ रहता है। और अब वो ओल्ड मैन बोलता है मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए गाता रहूंगा मेरी प्यारी शाशा। अब सब कुछ सही है, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। और वो रोने लग जाता है और बोलता है जिन लोगों ने तुम्हें एक विच कहकर यहाँ पर लॉक कर दिया था वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया मेरी प्यारी शाशा। और यहाँ बाहर एडोनिस बोलता है चलो डरोका अब हमें जाना है, और अब हमें जाना है मुम्ता की ओर। देखते हैं कि एडोनिस और डरोका मुम्ता पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं डरोका एडोनिस से पूछती है क्या तुम यहाँ पर भी लोगों को मारने वाले हो। जिस पर एडोनिस हाँ करता है। तो डरोका बोलती है पर ये दिखने में एक बहुत बड़ी सिटी लगती है तो यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स और काफी सारे वेपन्स भी होंगे। एडोनिस बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी डरोका बोलती है असल में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन लोगों ने तुम पर अटैक कर दिया तो तुम कैसे बचोगे। इसके बाद डरोका खुद ही शांत हो जाती है। थोड़ी देर बाद डरोका बोलती है चलो एक गेम खेलते हैं, लेकिन एडोनिस के लिए मना कर देता है। और ऐसे ही बहसबाजी करते हुए वो दोनों सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर दोनों शांत हो जाते हैं। तभी डरोका एडोनिस को बाइक रोकने के लिए कहती है और बोलती है सामने एक औरत है। एडोनिस बाइक को रोक देता है। डरोका उसके पास चली जाती है। एडोनिस बोलता है उससे दूर रहो। डरोका बोलती है लेकिन इसे हमारी हेल्प की जरूरत है। तभी अचानक एडोनिस बोलता है वो कोई इंसान नहीं है, उससे दूर हटो। और हम देखते हैं कि वो एक रोबोटिक डोल होती है जो कि डरोका पे अटैक कर देती है। लेकिन तभी एडोनिस अपनी गन से उस रोबोटिक डोल को शूट कर देता है। एडोनिस डरोका को समझाता है कि ये इंसानों के खिलौने होते हैं। तभी उन दोनों को एक होटल के अंदर से काफी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इस आवाज से वो लोग समझ जाते हैं कि उस होटल के अंदर काफी सारी और भी डोल्स हैं। तो एडोनिस फैसला करता है कि वो अकेले जाकर उन डोल्स को मार कर आएगा। लेकिन डरोका भी उसके साथ जाने के लिए जिद करती है, लेकिन एडोनिस उसे डांट कर वहीं पर रोक देता है और अकेला ही अंदर चला जाता है। यहाँ डरोका अकेले काफी सारी और डोल्स को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो होटल के अंदर जाकर एडोनिस का पीछा करने लगती है। तभी वो सोचती है अगर एडोनिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं उससे माफी मांग लूंगी, वो काफी काइंड पर्सन है तो वो मुझे माफ भी कर देगा। लेकिन तभी बोलती है लेकिन रुको, एडोनिस पहले ही मुझे एक धमकी दे चुका है। जिसके बाद वो एडोनिस के गुस्से को याद करने लगती है और यही सब सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी एडोनिस उसे देख लेता है, लेकिन जैसा उसने सोचा था एडोनिस उसे माफ भी कर देता है और साथ ही बोलता है मेरे रास्ते के बीच में मत आना। पर डरोका ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों होटल के एक रूम के सामने जाकर रुक जाते हैं और उसके अंदर से ही ये सारी आवाजें आ रही थी। अब वो लोग उस रूम का दरवाजा खोलते हैं और अंदर का नजारा देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एडोनिस बोलता है द कंट्री ऑफ मुम्ता। तो ये है रिजल्ट एंडलेस ग्रीड का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह की मर्ड होगी और ये डोल तो बिल्कुल इंसान की कॉपी है। तब ये एडोनिस ध्यान से देखता है तो पाता है कि इन सभी डोल्स को रेडियो एम्पायर के अंदर ही बनाया गया है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो डोल बोलती है मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, मुझे छुओ। और वो डोल रोने लग जाती है। एडोनिस बोलता है क्या इन सब ने सेल्फ आर्मनेस को डेवलप कर लिया है। तभी उनमें से एक डोल बोलती है क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ, आखिर तुमने हम लोगों को क्यों बनाया, आखिर तुमने हम लोगों को इस तरह से प्रोग्राम क्यों किया, हम सभी को इस तरह की जिंदगी नहीं चाहिए। और वो डोल रोते हुए बोलती है प्लीज हमें मार दो। एडोनिस अपनी गन उठाकर उन डोल्स को मार देता है एंड मरते हुए वो डोल एडोनिस को शुक्रिया बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हम दो निंजा को देखते हैं जो कि बिलोंग करती थी सिटी 9 लिली विलेज से और इनका नाम था कुर्नोची क्राउन नंबर 5 और नंबर 6। ये लोग शायद एडोनिस को मारने जा रहे थे। तभी उनके सामने रेडियो एम्पायर्स के गार्ड आ जाते हैं। तभी उनमें से नंबर 5 अपने कुनाइल से उन गार्डों को मार देती है और बाकी बचे गार्ड्स को नंबर 6 अपनी तलवार से काट देती है और वो दोनों मिलकर वहाँ पर सभी गार्ड्स को मार देते हैं। इसके बाद हम वापस से एडोनिस को देखते हैं जो कि बोलता है एक बार मैडम ओलिफिया ने कहा था साइंस को और ज्यादा बढ़ाना इंसान की एक बुरी आदत है। एडोनिस आगे बोलता है इस धरती पर इंसान उन सभी चीजों को क्रिएट करता है सेटिस्फेक्शन के लिए जिसे वो इमेजिन कर सकता है और उनके लिए एक ऐसी डॉल बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। इंसानों ने औरतें जैसी डॉल बनाई ताकि वो उनकी हवस को पूरा करे। बेवकूफ इंसान कहीं के। इसके बाद एडोनिस जमीन से एक बेड़िया उठाकर डरोका को दिखाता है और बोलता है क्या तुम्हें इससे कुछ याद आया। डरोका याद करती है कि ऐसी सेम बेड़ियां रेडियो एम्पायर में भी कैदियों को पहनाई जाती है। तभी एडोनिस बोलता है सेल्फ ट्रेनिंग। फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्टेट कितना डेवलप्ड है पर
इस तरह के एक स्मॉल स्टेट के लिए ये इजी नहीं होगा। इतनी सारी अश्लील डॉल को खरीदना, वो भी रेडिया एम्पायर से। इस स्टेट के लोगों ने औरतों को बेच दिया ऐसी अश्लील डोलों के लिए। मुमता स्टेट ने पक्का सारी औरतों को बेच दिया है। तभी हम देखते हैं कि एडोनिस गाड़ी में से कुछ निकाल कर डरुका को देता है। यहाँ डरुका सोच रही होती है, आखिर ये लोग किस तरह के हैं, कितने गंदे लोग हैं। तभी एडोनिस बोलता है, इन लोगों ने सैक्रिफाइस किया, इन लोगों ने अपनी बेटियों को सैक्रिफाइस किया, वो भी ऐसी डॉल्स के लिए। तभी डरुका पूछती है, आखिर ये सिटी डिस्ट्रॉय कैसे हो गई। एडोनिस बोलता है, जब यहाँ कोई औरत ही नहीं होगी तो कोई नई जिंदगी पैदा कैसे होगी, और यहाँ के आदमी अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने में लगे होंगे, जिस वजह से ये सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो गेयर एक्सपेंशन सच में काफी ज्यादा बुरा है। इसके बाद एडोनिस उन सभी डॉल्स के पास जाता है और उनके आसपास गाड़ियों में से निकाले गए एम्पलीफायर को सेट कर देता है। डरुका को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर एडोनिस कर क्या रहा है। तभी एडोनिस बोलता है, अब वक्त है इन सबको आजाद करने का। इसके बाद एडोनिस अपने राइटिंग समनिंग मैजिक एंड प्लस का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर से निकलने वाली साउंड वेव की मदद से उन सभी डॉल्स को उनकी जिंदगी से मुक्ति दे देता है। मरते वक्त वो सारी डॉल्स एडोनिस और डरुका को शुक्रिया बोलती हैं। और ये सब कुछ होते हुए वो दोनों निंजा दूर से देख रही होती हैं और बोलती हैं, क्या सच में ये रेडिया एम्पायर का एक क्रिमिनल है। तभी नंबर 6 बोलती है, हाँ सच में ये एक क्रिमिनल है, इसने सिर्फ अपने बदले के लिए रेडिया एम्पायर में काफी सारे सिविलियंस को मार दिया। जिस पर नंबर 5 बोलती है, तो चलो अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं, इसको मार कर और वापस चलते हैं अपने एम्परर सुजुरु के पास। जिसके बाद वो दोनों कूद कर वहाँ से एडोनिस के पास जाने लगते हैं। तभी उन्हें दूर से शिरोसागी देख रहा होता है और बोलता है, ये लोग मेरे रास्ते में हैं। इसके बाद शिरोसागी उन दोनों निंजा के सामने आ जाता है और वो दोनों पूछती हैं, आखिर तुम कौन हो, और अचानक से ही शिरोसागी पर अटैक कर देती है। इसके बाद हम वापस से डरुका और एडोनिस को देखते हैं। यहाँ डरुका ने 2 ग्रेव बनाई थी, एक उन सभी डॉल्स के लिए और दूसरी उन सभी विचेस के लिए जिन्हें उसने अभी तक खो दिया है। डरुका बोलती है, मुझे माफ करना, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई। तभी एडोनिस बोलता है, उन सभी के लिए प्रार्थना करना बिल्कुल बेकार है जो कि मर चुके हैं। ये सब तो एक बेकार तरीका है उन सब लोगों के लिए जो जी रहे हैं और सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। लेकिन अगर तुम सच में उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हो तो तुम उन सभी इंसानों को मार सकती हो। लेकिन डरुका इसके लिए साफ मना कर देती है। इसके बाद एडोनिस बोलता है, तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो। डरुका पूछती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा। एडोनिस बोलता है, तुम्हारी दोस्त आना और मैडम ओलिविया और वो सारी विचेस मेरी वजह से मरी हैं, और अगर तुम भी मेरे साथ रही तो वो वक्त दूर नहीं जब तुम भी मर जाओगी। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी चॉइस तुम्हारे पास ही है, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। लेकिन डरुका इसके लिए मना करते हुए एडोनिस को वो दोनों डॉल्स दिखाने लगती है। इसके बाद एडोनिस डरुका को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उससे सॉरी बोलता है और वो दोनों बातें करते हुए अपनी बाइक की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी बाइक के ऊपर कोई बैठा है और ये हमारा शिरोसागी होता है। डरुका पूछती है, आखिर तुम कौन हो। एडोनिस बोलता है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये हमारा दुश्मन है। इसके बाद शिरोसागी उनकी बाइक को तोड़ देता है और उसके हाथों में हम उन दोनों निंजा की मुंडी देखते हैं। इसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम शिरोसागी बताता है और बोलता है, मैं रेडिया एम्पायर से हूँ और यहाँ तुम्हारी मुंडी काटने आया हूँ। तभी एडोनिस बोलता है, आखिरकार मुझे कोई तो मिला रेडिया एम्पायर का जिसे मैं मार सकता हूँ। एडोनिस और शिरोसागी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी यहाँ ड्रोन से रेडिया एम्पायर की सिक्योरिटी एजेंसी उन लोगों पर नजर रख रही होती है और ये सब कुछ नेशनल एजेंसी की चीफ इन्वेस्टिगेटर चार्मी कर रही होती है। एडोनिस शिरोसागी और ड्रोन को देखकर सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि ये लोग हमें इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। इसके बाद एडोनिस शिरोसागी से पूछता है, आखिर तो ये मुंडी किसकी है, क्या वो तुम्हारे दोस्त थे। शिरोसागी बोलता है, मुझे नहीं पता, वो शायद यहाँ पर पहले आए थे। और ऐसा बोलकर वो उनकी मुंडियों से खेलने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों की शिरोसागी के साथ फाइट कैसे हुई थी। इन दोनों के अटैक करते ही शिरोसागी ने एक बार में ही इन दोनों की गर्दन को उड़ा दिया था और अब शिरोसागी बोलता है, ये लोग मेरे रास्ते में थे इसीलिए मैंने इन्हें मार दिया। इस पर डरुका उससे बोलती है, प्लीज उनके साथ ऐसा मत करो। तभी शिरोसागी डरुका को पकड़ लेता है लेकिन एडोनिस उसको पीछे खींच लेता है और उस पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करने ही वाला होता है। लेकिन तभी शिरोसागी उसके पेट में एक मुक्का मार देता है जिससे एडोनिस थोड़ा सा डैमेज होता है। लेकिन तभी वो अपनी गन निकाल कर शिरोसागी को शूट करने लग जाता है। लेकिन शिरोसागी उसकी हर बुलेट को डॉज कर लेता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। गोलियों से बचते हुए उसकी स्पीड को देखकर एडोनिस समझ जाता है कि शिरोसागी एक साइबोर है। जिसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर एक गोली शूट कर देता है और वो बुलेट काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन शिरोसागी इस बुलेट से भी बच जाता है। लेकिन इस बुलेट से काफी ज्यादा धमाका होता है जिसके बाद शिरोसागी एडोनिस की तरफ
तरफ उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी डोरोका अपने लव स्पेल मंदोराका का इस्तेमाल करती है और शिरोसागी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है। इससे शिरोसागी रुक जाता है। तभी एडोनिस बोलता है, नाइस वर्क डोरोका, अब इससे मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकलवाओ। इससे पूछो कि आखिर इसकी एबिलिटी क्या है और ये कितने वेपन लेकर चलता है और इसके जैसे यहाँ और कितने हैं और इस ड्रोन को कंट्रोल कौन कर रहा है रेडियो एम्पायर से। जल्दी इससे ये सब कुछ पूछो। अब डोरोका उससे ये सब कुछ पूछने ही वाली होती है, तभी शिरोसागी हिलने लगता है और उसके ऊपर उसका खुद का कंट्रोल होता है और उसको डोरोका के कोई भी स्पेल से फर्क नहीं पड़ता और अब वो जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था डोरोका, तुम भी लव स्पेल मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो। ये मैजिक ये तो बिल्कुल उसी की तरह है, रेडियो एम्पायर की क्वीन की तरह। एडोनिस बोलता है, कौन क्वीन, और तुम तो हिल सकते हो। तभी डोरोका बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मैजिक इस पर काम ही नहीं कर रहा। तभी शिरोसागी काफी कूल तरीके से अपने कपड़े को फाड़ देता है। तभी एडोनिस नोटिस करता है कि उसके सीने पर एक हर्ट का सिंबल बना हुआ है और बोलता है, लगता है पहले से ही किसी ने इसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल कर रखा है। इसके बाद शिरोसागी अपनी पीठ के छेदों में से काफी सारे अपने हाथों को बाहर निकाल लेता है और इस चीज को वो नाम देता है ह्यूमैनिक ग्रिड रिलीज। तभी एडोनिस बोलता है, ये गियर एक्सपेंशन सच में काफी अनकंट्रोल है और वो डोरोका से बोलता है, तुम्हारा मैजिक इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, तुम मेरे रास्ते में हो, पीछे चली जाओ। तभी वो क्लोई के साथ हुई चीजों को याद कर सोचने लगता है, कहीं डोरोका के साथ भी ऐसा ना हो। तभी यहाँ डोरोका एक पत्थर को उठाने लगती है और बोलती है, बिना मेरे मैजिक के भी मैं किसी को मरने नहीं दूंगी और ये मेरा फैसला है जो मैंने किया है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी एडोनिस। लेकिन डोरोका से ये पत्थर उठ नहीं रहा होता है। तभी एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और डोरोका को एक स्वॉर्ड देता है और खुद के लिए 2 स्टील आर्म्स को क्रिएट करता है। इसके बाद वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एडोनिस बोलता है, ये स्वॉर्ड एक मैजिकल स्वॉर्ड है, तुम इससे कुछ भी काट सकती हो, अपने आसपास की कोई भी चीज, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वॉर्ड चलाने की कुछ बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। जिसके बाद एडोनिस डोरोका को एक स्क्रॉल देते हुए बोलता है, इसे पढ़कर तुम तलवार चलाना सीख जाओगी। तभी शिरोसागी उन पर गुस्सा करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा बातें करना बंद करो। और तभी वो अपने उन सभी हाथों से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और वो सभी हाथ डोरोका और एडोनिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इसके बाद एडोनिस एक एक कर अपने स्टील आर्म से उन सभी हाथों को तोड़ने लग जाता है। वहीं डोरोका भी अपनी स्वॉर्ड से एक एक कर उन सभी हाथों को काटने लग जाती है। यहाँ एडोनिस काफी आसानी से उन सभी हाथों को तोड़ रहा था। तभी वो डोरोका की तरफ देखता है तो पाता है कि डोरोका काफी मुश्किल से उन सभी हाथों को काट रही है और वो काफी ज्यादा थक चुकी है। ये देखकर एडोनिस काफी जल्दी उन सभी हाथों को तोड़ने लग जाता है। लेकिन अब यहाँ डोरोका को काफी परेशानी आ रही होती है। जिसके बाद थोड़ी देर में ही डोरोका को काफी सारे हाथ घेर लेते हैं। लेकिन तभी एडोनिस उसके सामने आ जाता है और उन सभी हाथों को तोड़ने लग जाता है। तभी शिरोसागी बोलता है, ये बहुत सारे नहीं बल्कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं। जिसके बाद वो सारे हाथ आसमान में काफी ऊंचाई पर चले जाते हैं। तभी शिरोसागी बोलता है, इंक्रीज आउटपुट। जिसके बाद वो हाथ काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और रॉकेट की स्पीड से डोरोका और एडोनिस की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन तभी एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और कुछ वेव्स को क्रिएट कर लेता है जो कि उन हाथों को एडोनिस और डोरोका तक पहुंचने ही नहीं देते और बीच रास्ते में ही तोड़ देते हैं। जिसके बाद वो धीरे धीरे डोरोका और एडोनिस के अगल बगल घूमने लगता है और थोड़ी देर में ही वो मैजिक डोरोका और एडोनिस के अगल बगल घूमकर एक बड़ी सी बॉल बना लेता है और एडोनिस इसको नाम देता है कैनन बॉल और वो आगे बढ़ने लगता है शिरोसागी की तरफ। उस बॉल को अपनी तरफ आते हुए देखकर शिरोसागी अपनी एक स्किल ह्यूमैनिक ब्रीड कास्टल का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो सारे हाथ उसकी पीठ में वापस चले जाते हैं और एक बूस्टर का काम करते हैं। शिरोसागी उस बूस्टर की मदद से उस बॉल को रोकने की कोशिश करता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर शिरोसागी उस बॉल को रोक भी लेता है। लेकिन तभी एडोनिस उसको डिसमेंटल करता है और उसके अंदर से शिरोसागी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी शिरोसागी के काफी सारे हाथ वापस से निकलकर उस पर अटैक कर देते हैं और शिरोसागी बोलता है, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। अभी एडोनिस हंसते हुए बोलता है, कौन है जिसने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तभी डोरोका एडोनिस के ऊपर से आती है और शिरोसागी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है और शिरोसागी को सॉरी बोलते हुए उसके पैरों में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देती है। ये देख एडोनिस बोलता है, नाइस वर्क डोरोका। तभी शिरोसागी
डरोका को पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने तो तुम्हें एक छोटी बच्ची समझा था, लेकिन अगर तुमने अपनी स्वॉर्ड से मेरे सर या मेरे दिल पर अटैक किया होता तो मैं पक्का मर जाता। अभी एडोनिस डरोका की तरफ भागते हुए उसे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन शिरोसागी डरोका के पेट में एक मुक्का मारता है और वो एडोनिस को भी एक मुक्का मारता है और दोनों को दूर फेंक देता है। इस पंच से डरोका काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। अभी शिरोसागी डरोका की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एडोनिस उसे अपने मैजिक की मदद से पकड़ लेता है और अपने मैजिक से काफी टाइट की उसे दबाने लगता है और एडोनिस बोलता है, अब तुम मुझसे अपनी जान के लिए भीख मत मांगना। लेकिन तभी शिरोसागी अपने उन्हीं हाथों से एडोनिस के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। एडोनिस बोलता है, मेरे हाथों को छोड़ो, लेकिन शिरोसागी बोलता है, पहले तुम मुझे छोड़ो। वहीं डरोका अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और बोलती है, मैंने डिसाइड किया था कि मैं एडोनिस को मरने नहीं दूंगी और अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। लेकिन तभी शिरोसागी का एक हाथ आकर डरोका के बाल को पकड़ लेता है और उसे ले जाने लगता है और यहाँ एडोनिस भी उन हाथों से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा होता है। तभी शिरोसागी खुद को एडोनिस के मैजिक से छुड़ा लेता है और अपनी उंगलियों से एडोनिस को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद उसके हाथ डरोका की आंखों को पकड़ लेते हैं। एडोनिस चिल्लाकर बोलता है, रुको। तभी डरोका बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया एडोनिस, मेरी तरफ चलने के लिए। एक स्माइल करते हुए बोलती है, अगर मैं एक विश मांग सकती। और एडोनिस के साथ के अपने सफर को याद करने लगती है और बोलती है, तो मैं मांगती कि हम एक साथ और भी चीजों को देख पाते। तभी शिरोसागी बोलता है, मुझे माफ करना मिस डरोका, जो भी तुम्हारा नाम है, लेकिन आखिरी बार तुम इसे देख रही हो। और उसके ऐसा बोलते ही उसके दोनों हाथ डरोका की दोनों आंखें फोड़ देते हैं। डरोका दर्द के मारे चिल्ला रही होती है और एडोनिस उसको ऐसा देखकर क्लोई के साथ हुआ सब कुछ याद करने लगता है। तभी शिरोसागी बोलता है, क्या तुम्हें ये महसूस हो रहा है एडोनिस? और डरोका अभी भी काफी तेजी से चिल्ला रही होती है। तभी एडोनिस अपने आर्म को डिसमेंटल कर कर खुद को उनके हाथों से छुड़ा लेता है और डरोका की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन तभी शिरोसागी की वो दोनों हाथ डरोका की आंखें निकाल लेते हैं और डरोका जमीन पर गिरने लगती है। एडोनिस भागकर डरोका के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। तभी डरोका बोलती है, सुनो एडोनिस, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कुछ देख नहीं पा रही। तभी एडोनिस डरोका की आंखों पर अपना हाथ लगा लेता है, लेकिन उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा होता है। तभी डरोका बोलती है, लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। डरोका का काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। तभी एडोनिस सोचता है, सोचो सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर शिरोसागी डरोका की आंखें लेकर आ जाता है और उनसे खेलने लगता है और एडोनिस को दिखाने लगता है। तभी एडोनिस बोलता है, इसकी आंखें वापस दो, नहीं बल्कि अब फिक्स करो, अभी के अभी। तभी शिरोसागी उसकी आंखों को अपने हाथों में लेकर पिचका देता है और ये देखकर एडोनिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा शिरोसागी पर अटैक कर देता है, लेकिन शिरोसागी बच जाता है। तभी शिरोसागी उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका क्वेल नीचे गिर जाता है, लेकिन एडोनिस उसकी लात पकड़ के उसे दीवार में दे मारता है। लेकिन इसके बाद शिरोसागी अपने काफी सारे हाथों के साथ मिलकर एडोनिस पर अटैक कर देता है, लेकिन एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल कर कर उसके हाथों को अपने साइड कर लेता है और उल्टा उस पर ही अटैक करवा देता है। लेकिन शिरोसागी उन सब से बच जाता है और वो सारे हाथ एक्सप्लोर हो जाते हैं। इस वजह से हर जगह धुआं हो जाता है और इसी धुएं में एडोनिस डरोका को लेकर छुप जाता है। और यहाँ एडोनिस के पास उसका एक हाथ भी था और एडोनिस बोलता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है डरोका, तुम्हें इस दर्द को भी सहना होगा। तभी डरोका बोलती है, मुझे तुम पर विश्वास है एडोनिस। जिसके बाद एडोनिस उस नकली हाथ के बूस्टर साइड से डरोका की आंखों को जला देता है ताकि उसका खून ना बहे, और ये काम भी कर जाता है क्योंकि इससे डरोका का खून बहना रुक जाता है। जिसके बाद डरोका उसका शुक्रिया करती है, लेकिन एडोनिस उसे ज्यादा बोलने से मना करता है। लेकिन तभी डरोका बोलती है, एडोनिस इमेजिन करो कि हम एक ही टाउन में रहते हो और सेम ही स्कूल में पढ़ने जाते हो, बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफ की तरह, और बिल्कुल ऑर्डिनरी हंसी भी हंसते हो, और असल में मैं जो चाहती हूँ वो एक ऑर्डिनरी लाइफ है। तभी एडोनिस इसके बारे में थोड़ा सोचता है और डरोका को देखकर उसे क्लोई की याद आ जाती है और वो बोलता है, क्या अब मैं एक लड़की को भी नहीं बचा सकता? ये सही नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ शिरोसागी एडोनिस को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी एडोनिस अपने एक बड़े से रोबोट के साथ शिरोसागी पर अटैक कर देता है। शिरोसागी इसको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उससे लड़ने के लिए। तभी वो रोबोट एक बड़ा सा अटैक करता है, लेकिन शिरोसागी इससे बच जाता है। अब एडोनिस डरोका को नीचे रख देता है। तभी शिरोसागी बोलता है, मैं तुम्हें कुचल दूंगा छोटे बच्चे, और ऐसा बोलकर शिरोसागी उस पर अटैक कर देता
देता है और एडोनिस भी शिरोसागी की तरफ बढ़ने लगता है। इस अटैक में शिरोसागी के हाथ एडोनिस के बड़े से रोबोट को पीस में काट देते हैं, लेकिन डरोका इससे बच जाती है और वहीं शिरोसागी और एडोनिस एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी शिरोसागी एडोनिस को मारकर एक बिल्डिंग के ऊपर फेंक देता है और उसको जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल कर कर अपने लोहे के आर्म को वापस से ले आता है और जैसे ही वो शिरोसागी पर उससे अटैक करता है, शिरोसागी के हाथ उसके आर्म को पकड़ लेते हैं और उसको उठाकर जमीन पर पटक देते हैं और शिरोसागी उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है। इससे एडोनिस का क्विल उसके हाथों से छूट जाता है, जिसके बाद शिरोसागी अपने सभी हाथों को मिलाकर एक बड़ा सा हाथ बना लेता है, लेकिन एडोनिस अभी भी उससे कहता है उसकी आंखों को फिक्स करो, लेकिन तभी शिरोसागी उस पर उस हाथ से अटैक कर देता है। यहाँ डरोका उठती है और बोलती है, एडोनिस एडोनिस तुम कहाँ हो, मेरी बातों का जवाब दो। तभी वो किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर जाती है और वो बोलती है, अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी देख नहीं पा रही, मैं उसे कैसे ढूंढूं। तभी उसे आवाज आती है डरोका। डरोका बोलती है, एडोनिस क्या ये तुम हो? एडोनिस जवाब देता है, हाँ ये मैं ही हूँ। डरोका बोलती है, ओके क्या तुम ठीक हो? तभी शिरोसागी हंसते हुए बोलता है, हाँ ये मैं ही हूँ। तभी डरोका बोलती है, नहीं तुम हो कौन, आखिर वो कहाँ है? और हम देखते हैं कि शिरोसागी के हाथों में एडोनिस होता है और वो बोलता है, क्या तुम इसी चीज को ढूंढ रही हो? इस आवाज को सुनने के बाद डरोका पहचान जाती है कि वो शिरोसागी है। तभी एडोनिस उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन डरोका नहीं भागती। तभी शिरोसागी एडोनिस को दीवार में दे मारता है और उसके ऊपर अपने हाथों से अटैक करवा कर उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। एडोनिस की आवाज सुनकर डरोका बोलती है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उधर, प्लीज ऐसा मत करो। तभी शिरोसागी डरोका का गला पकड़कर उसे दीवार में घुसा देता है और उसे काफी तेज की एक मुक्का मारता है और डरोका को देखकर बोलता है, तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो, प्लीज अपना चेहरा चेंज करो। और तभी हमें दिखाते हैं कि वो कैसे मिला क्वीन से। वो बोलता है, हम बाई चांस मिले, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो चांस मेरे लिए एक इन्विटेशन था और फिर मैं बना लव का सेल्स। जिसके बाद वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, इस वर्ल्ड को एक जैसी दो विचेस की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो एडोनिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी डरोका उसका पैर पकड़ लेती है और बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन क्या विचेस इंसानियत की दुश्मन है? प्लीज एडोनिस को अकेला छोड़ दो, मुझे पता है उसने क्या किया है, उसने काफी सारे लोगों को मारा है और एक सिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये सब कुछ हुआ है तुम लोगों को विचेस के मारने की वजह से। मैं इस लड़ाई को खत्म करना चाहती हूँ। मैं भरोसा करती हूँ कि रिवेंज लेने से कुछ नहीं होता है, लेकिन इस सब के बाद जो मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं लगता कि रिवेंज बुरा है। लेकिन तभी शिरोसागी डरोका के सर पर पैर रख देता है और बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या कहा, मुझे बस एडोनिस का सर चाहिए। तभी डरोका बोलती है, मैंने तुम्हें कहा ना रुक जाओ। तभी एडोनिस बोलता है, डरोका मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने लव स्पेल को मेरे ऊपर इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर ये मेरी बॉडी को हिलाने में मेरी मदद करेगा तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, जल्दी करो वरना हम दोनों। तभी यहाँ ये सब सुनकर शिरोसागी का दिमाग खराब हो जाता है और वो डरोका को खींचकर एक लात मारता है और बोलता है, टाइम वेस्ट मत करो और मुझसे लड़ो। तभी यहाँ एडोनिस बोलता है, प्लीज डरोका। तभी डरोका बोलती है, ओके, और खड़े होते हुए बोलती है, मुझे माफ करना इस तरह से खत्म करने के लिए, तुम्हारे ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करना वो भी इस तरह। और चिल्लाकर बोलती है, मुझे माफ करना क्लोई। और वो अपने स्पेल का इस्तेमाल एडोनिस के ऊपर कर देती है, जिससे काफी ज्यादा लाइट चमकने लगती है। और ये देखकर शिरोसागी एकदम हैरान हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एडोनिस उस एक मुक्का मारता है और डरोका के स्पेल की मदद से वो खुद को कंट्रोल कर पा रहा था। तभी हमें डरोका का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ सारी विचेस उसे बता रही होती हैं कि तू अपने मैजिक की मदद से ह्यूमन को कंट्रोल कर सकती हो, लेकिन ये बात तुम्हें ह्यूमन को पता लगने नहीं देनी है। जिसके बाद मिस ओलिविया उससे बोलती है, तुम्हारा मैजिक एकदम वल्गर है। तभी डरोका को काफी सारी विचेस उसके ऊपर हंसती हुई नजर आती हैं और वो सोचने लगती है, क्या मैं एक वल्गर विच हूँ, क्या मैं अच्छी विच नहीं हूँ? तभी एडोनिस बोलता है, फाइनली मुझे समझ में आ गया। और वो डरोका को अपना कोट पहनाकर बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो, अब शांति से मेरा इस्तेमाल करो बिना हिचकिचाए और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ने वाला डम्बेस। जिसके बाद डरोका लव स्पेल नाइटफॉल का इस्तेमाल करती है, जिससे उसके सर के ऊपर एक क्राउन बन जाता है और एडोनिस और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। डरोका बताती है, अब तुम्हारा मैजिक लिमिटलेस है। ये देखकर शिरोसागी एकदम हैरान हो जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी एडोनिस अपने मैजिक के इस्तेमाल की मदद से उसको एक कट मार देता है और बोलता है, जैसी
तुम्हारी इच्छा मेरी प्रिंसेस। अब एडोनिस शिरोसागी के पास पहुंचकर उसे खींचकर एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से शिरोसागी एक दो बिल्डिंगों को तोड़ता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। शिरोसागी सोचता है इसके मैजिक को ही बूस्ट नहीं मिला, इसकी फिजिकल एबिलिटी भी बढ़ चुकी है। तभी यहाँ एडोनिस शिरोसागी के ऊपर चढ़ जाता है और उसके एक हाथ को मोड़ते हुए बोलता है, इन्हीं हाथों से तुमने मेरी प्रिंसेस को टच किया था ना। और ऐसे कहते हुए उसके उसी हाथ को तोड़ देता है। इसके बाद वो शिरोसागी एक टांग पकड़ लेता है और बोलता है, इसी लात से तुमने मेरी प्रिंसेस को मारा था ना। और ऐसा बोलकर वो उसकी उसी टांग को तोड़ देता है और दूर फेंक देता है। लेकिन शिरोसागी अभी भी हंसता है। तभी एडोनिस एक बहुत बड़े स्पेल को कास्ट करने लगता है और शिरोसागी से बोलता है, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। ये स्पेल काफी ज्यादा खतरनाक था, जिससे अगल बगल की बिल्डिंगें भी टूटने लग जाती हैं। अब इस स्पेल के कास्ट होते ही आसमान से स्नो गिरने लगती है। एडोनिस बोलता है, ये मुझे क्लोई ने सिखाया था, लेकिन मैंने उससे एक प्रॉमिस किया था कि मैं इस स्पेल का इस्तेमाल तभी करूंगा जब मैं किसी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ये स्पेल काफी बड़े दायरे में हो रहा था और ये देखकर शिरोसागी की एकदम फट जाती है। एडोनिस बोलता है, राइटिंग समनिक मैजिक हैव ए को स्पेल। तभी शिरोसागी बोलता है, क्या सीरियसली? और वो अपने उन्हीं हाथों से एडोनिस पर अटैक कर देता है। लेकिन उसके हाथ एडोनिस तक पहुंचने से पहले ही एडोनिस के स्पेल के कारण बर्फ में जम जाते हैं, जिसके बाद एडोनिस उसे हवा से उड़ाकर उन सभी को दूर फेंक देता है। तभी शिरोसागी डरोका को उसको रुकने के लिए बोलता है और बोलता है, क्या तुम भी इसके साथ मरना चाहती हो? तभी हम देखते हैं कि डरोका और एडोनिस के ऊपर भी बर्फ जमने लगती है। लेकिन तभी एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके अगल बगल फ्लेम जलने लगती है, जिसकी वजह से वो बर्फ पिघल जाती है। इससे शिरोसागी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो खुद ही एडोनिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही वो उसके स्पेल के कारण बर्फ में जम जाता है। तभी एडोनिस बोलता है, मेरा स्पेल कंप्लीट हो गया। जिसके बाद काफी तेज की हवाएं चलने लगती हैं और हर जगह बर्फ में जमना चालू हो जाती है और सब कुछ उसके स्पेल की तरफ खींचा चला आता है। तभी आसमान से एक नीले कलर की रोशनी जमीन पर गिरती है और हर जगह बर्फ में जमना चालू हो जाती है। तभी यहाँ पर हम छोटे से ड्रोन को देखते हैं, जो कि रेडियो एम्पायर के सिक्योरिटीज का होता है और वो शिरोसागी को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं। लेकिन अब तक शिरोसागी बर्फ में जम चुका था। तभी यहाँ पर डरोका भी बर्फ में जमने लगती है, लेकिन एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और डरोका के लिए अपने मैजिक की मदद से एक आर्मर सूट बना देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अगल बगल की सभी जगह बर्फ में जमना चालू हो चुकी है। यहाँ रेगिस्तान में भी मिस्टर पंक को अजीब सा महसूस होता है। तभी वो देखता है कि एक बर्फ का तूफान उनकी तरफ ही बढ़ रहा है और वो तूफान उनकी जगह को भी बर्फ में जमा के चला जाता है और इस गर्म रेगिस्तान में भी ठंड बढ़ जाती है। यहाँ रेडियो एम्पायर में हम चार्मी को देखते हैं, जो कि अब शिरोसागी की लोकेशन का पता नहीं लगा पा रही थी। तभी वो सैटेलाइट की मदद से उस जगह को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी स्क्रीन पर देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उस पूरी जगह को एक बर्फ के बवंडर ने घेर लिया था और कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। तभी चार्मी के पीछे से उसका डायरेक्टर बोलता है, क्या नेशनल ब्यूरो भी अब उसे हरा नहीं पा रहा है? तभी चार्मी पाती है कि ये तो चीफ ओजेड है। चीफ बोलता है, लगता है हम इसे अपने सिंपल मेथड से हरा नहीं पाएंगे। इसके बाद हम मिस्टर पंक के एरिया को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से बर्फ में जम चुका होता है। मिस्टर पंक इन सभी बर्फ को देखकर सोचते हैं, क्या वो मर गए? इसके बाद हम एडोनिस और डरोका को देखते हैं। एडोनिस ने डरोका को बचाने के लिए गले लगा लिया था ताकि वो बर्फ में ना जमे। तभी यह आसमान से क्लोई की आत्मा आती है और वो एडोनिस और डरोका को गले लगाती है, जिसके बाद वो वापस चली जाती है। लेकिन तभी एडोनिस की आंख खुल जाती है और वो बोलता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस मैजिक का इस्तेमाल तभी करूंगा जब मैं किसी को बचा रहूंगा। इसके बाद डरोका बोलती है, मुझे बहुत गर्म लग रहा है, क्या तुमने मेरे लिए एक आर्मर सूट बनाया है? फिर वो एडोनिस से पूछती है, क्या तुमने मुझे बचाया है? लेकिन थकान के कारण एडोनिस बेहोश होने लगता है। तभी डरोका अपने मैजिक को हटा देती है, जिसके बाद एडोनिस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो डरोका उसके सीने पर अपने सर को रखकर उसकी दिल की धड़कन को सुनने लगती है और बोलती है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। तभी पीछे से शिरोसागी बोलता है, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, बिल्कुल क्वीन और उस आदमी की तरह जब वो लोग जवान थे। अगर तुम कभी फ्यूचर में क्वीन से मिलोगी तो प्लीज उनसे बोलना। हालांकि मुझे रीइंकार्नेशन नहीं मिल सका, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया। और ऐसा बोलते हुए वो रोने लग जाता है और बोलता है, दुनिया के बीच में मल्टीवर्स में क्या ये वो दुनिया है जहाँ हम दोनों साथ हैं? और उसके ऐसा बोलते ही वो बर्फ टूट के बिखर जाती है और शिरोसागी यहीं पर मारा जाता है। डरोका बोलती है,
द रिकार्नेशन। तभी पीछे से एडोनिस बोलता है डरोका पूछती है क्या हुआ। एडोनिस बोलता है डरोका मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी जरूर वापस दूंगा। इसके बाद हम रेडिया एम्पायर में क्वीन को देखते हैं जो कि सुबह सुबह जॉगिंग कर रही होती है और जो भी पर्सन उसे देखता है वो बोलता है क्या ये वही है। हाँ ये वही है, रियली ये वही है। और जो भी क्वीन को देखता है वो एकदम हैरान हो जाता है। क्वीन पूरे रेडिया एम्पायर में जॉगिंग कर रही होती है और जो भी पर्सन उसे देखता है वो बस उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद क्वीन जैसे ही अपने महल पर पहुंचती है तो उसके पीछे काफी सारे लोग होते हैं। क्वीन बोलती है गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वीन महल के अंदर आ जाती है। तभी उसका सिक्योरिटी गार्ड उससे बोलता है प्लीज मुझे माफ कीजिए आपके साथ फ्रैंक होने के लिए, लेकिन आप फिर से सिटी के अंदर गई थी। आपको समझना होगा मिस डोरेथिया कि आप यहाँ की एम्परर हैं, प्लीज अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स को तो लेकर जाया कीजिए। अभी क्वीन बोलती है सभी लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। क्या सभी कंट्रियों के लीडर ने हमें रिप्लाई किया है? मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। तभी गार्ड बोलता है हमने सुना है कि वो सब अकेले हैं, प्लीज थोड़ा वेट और कीजिए। क्वीन बोलती है ओके, लेकिन उन सबको बता दो जैसा हमने कहा, अगर उन्होंने वैसा नहीं किया। तभी हमें अलग अलग कंट्री दिखाई जाती है। पहले कंट्री मीका, फिर लिलिया ऑफ द वैली, फिर द मेडिकल स्टेट ऑफ लेवलेट और आखिर में द सिंगल मदर कंट्री। तभी यहाँ क्वीन बोलती है अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वॉर छिड़ जाएगी। इसके बाद हम डरोका और एडोनिस को देखते हैं। एडोनिस बोलता है क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई? डरोका बोलती है क्या तुमने पूरी जगह को बर्फ से जमा दिया है? डरोका आगे बोलती है मैंने अपने लव स्पेल मैजिक का तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया, तुम्हारा दिल तुम्हारा प्यार वो भी क्लोई के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें अपने मैजिक से अपने प्यार में गिराया। एडोनिस बोलता है इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, वो भी अभी कहने का, क्योंकि वो मैं था जिसने तुम्हें ऐसा करने को कहा था। और सच्चाई तो ये है शिरोसागी मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मैं ये नहीं मानना चाहता। मुझे पता है मैं उससे नहीं जीत पाता अगर हम सिंगल फाइट करते। इसके बाद एडोनिस डरोका से बोलता है अपने बालों को ऊपर करो। डरोका उसकी बात को मानती है और अपने बालों को ऊपर करती है। इसके बाद एडोनिस बैग में कुछ चेक करते हुए बोलता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ, असल में तुम पूरी तरह से केयरलेस हो। इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम बेवकूफ हो। और फिर डरोका की आंख पर पट्टी बांधते हुए कहता है लेकिन दयालु होना तुम्हारा नेचर है। जिसके बाद एडोनिस उसकी आंख पर पट्टी बांधने लगता है। तभी डरोका को लगता है कि एडोनिस उसे गले लगा रहा है। तभी एडोनिस डरोका को मारते हुए कहता है फालतू बातें सोचना बंद करो, तुम्हारा लव मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। इसके बाद एडोनिस डरोका यहाँ से जाने लगते हैं। तभी एडोनिस बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस टेंट का इस्तेमाल करूंगा। डरोका बोलती है तो इसके लिए हमें मिस्टर पंच को शुक्रिया बोलना चाहिए, लेकिन वो गिरने वाली होती है। तभी एडोनिस उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद एडोनिस डरोका का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम मेरा हाथ पकड़ लो ताकि तुम गिरो ना। इसके बाद वो अपने सारे सामान को लेकर और डरोका का हाथ पकड़कर यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।